जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। तो ये है हमारी मंथली करंट अफेयर सेशन की सीरीज, जिसमें हम अक्टूबर मंथ के सेशंस को बहुत थॉरोली कवर करने वाले हैं। 5 सेशंस इस सीरीज में रहने वाले हैं। उस 5 सेशन की सीरीज का ये पहला सेशन है। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं परचम क्लासेस पर। इसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा ऑल यूट्यूब करंट अफेयर पीडीएफ 2024 की इंक्लूडेड, जिसमें जनवरी टू दिसंबर 2024 की सारी पीडीएफ रहेंगी। बेशक वो डेली पीडीएफ्स हों, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स, वीकली, मंथली, 6 मंथ और ईयरली पीडीएफ जो है यहां पर आपको मिलेंगी। वैलिडिटी है 1 साल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर महीने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी के बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 200+ क्वेश्चंस, 12 ई बुक्स जो है आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर मंथली करंट अफेयर पीडीएफ कंसोलिडेटेड पीडीएफ इंग्लिश ये भी आपको मिलेगी, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। करंट अफेयर रफ्तार एनुअल सब्सक्रिप्शन, करंट अफेयर हेडलाइंस, 4 ई बुक्स हैं जिसमें मेन हेडलाइंस कवर की जाएंगी। तो ये टॉपिक्स है जैसा कि हम डिस्कस करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट डेज, ऑब्ituary, स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, ये सारी इस तरीके की आपकी हेडिंग्स रहेंगी जिसमें मेन हेडलाइंस हैं। इसके अलावा पीडीएफ बैंक, पीडीएफ ऑफ ऑल द यूट्यूब वीडियोस यहां पर ऐड की गई हैं। 2000+ पीडीएफ हैं जो यूट्यूब पर आपके फ्री सेशंस होते हैं, उनकी पीडीएफ को ऐड किया गया है। वैलिडिटी है 1 साल के लिए। शुरुआत करते हैं सेशन की। तो ये है आपका पहला नेशनल न्यूज। ग्रेट निकोबार आइलैंड गेन्स 13th मेजर पोर्ट स्टेटस। देखिए, सबसे पहले तो 2-3 फैक्ट्स जो हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोर्ट का नाम क्या है, कौन सा मेजर पोर्ट है, मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट में डिफरेंस क्या होता है, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसका नाम देख लेते हैं। सो मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एट गैलाथिया बे, ठीक है जी, लोकेटेड ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड, बंगाल की खाड़ी में। और इसको ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया है 13th मेजर पोर्ट। देखिए, मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट में डिफरेंस होता है। मेजर पोर्ट जो है वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, उनके द्वारा संचालित किए जाते हैं। माइनर पोर्ट जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स के तहत आते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक डिफरेंस है, और भी डिफरेंसेस हैं, बट दिस इज कह लीजिए बेसिक डिफरेंस। कामराजार पोर्ट की बात करें, कोरोमंडल कोस्ट में, चेन्नई के पास, तो ये है आपका कंट्री का 12th मेजर पोर्ट। और अगला जो मेजर पोर्ट बनने जा रहा है वो बनने जा रहा है महाराष्ट्र में वाधवान पोर्ट। इसके बारे में भी हमने जो मंथली करंट अफेयर सेशन की सीरीज है उसमें डिस्कस किया था। ये पोर्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब बनकर तैयार हो जाएगा तो ये मोस्ट प्रोबेबली 14th कह लीजिए मेजर पोर्ट होगा। तो ये देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो पोर्ट है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या ये बाकी मेजर पोर्ट्स की तरह है? जी नहीं, ये एक ट्रांसशिपमेंट, देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। इसका मकसद ये है, देखिए दुनिया भर में जो भी ट्रेड होता है ना, 90% से ज्यादा ट्रेड वो शिप्स के थ्रू होता है, वो सी ट्रेड होता है। अब यहां पर जो कह लीजिए अरेबियन सी, और उसके बाद जो है आपका बंगाल की खाड़ी, अब यहां पर जो, ऐसे समझो कि हाईवे पे जब आप जा रहे हो तो जो पेट्रोल पंप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहां पेट्रोल पे पंप पे आप रुकते हो, गाड़ी को रिफ्यूल करते हो। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा वहां पर खाने पीने की भी व्यवस्था होती है। तो इस तरीके से वो एक आपके लिए 10 से 15 मिनट रुकने का एक जरिया होता है, एक साधन होता है। वहां पर आप रुक के अपनी जो भी नेसेसिटीज हैं उसको पूरा करते हैं। अब ये जो इसको कहा जाता है पोर्ट ऑफ कॉल, क्या कहा जाता है? पोर्ट ऑफ कॉल। ठीक है जी। तो ये जो है, ये जो पोर्ट बनने जा रहा है, गैलाथिया पोर्ट जो बनने जा रहा है, ये इसी तरीके से ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने जा रहा है। अब इसके आसपास में एक कोलंबो था जो ये ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था, और यहां पर अगर आप देखेंगे क्लांग, ठीक है, क्लांग था, और इसके अलावा सिंगापुर था। अब इंडिया जो है ये चाहता है कि दुनिया भर के जो शिप्स हैं वो यहां आकर रोके, रिफ्यूलिंग करवाएं, और इससे फर्दर जो है इस एरिया का कह लीजिए टूरिज्म भी इंप्रूव होगा और बाकी सर्विसेज भी इंप्रूव होंगी। तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा यहां पर हम इनको चैलेंज कर रहे हैं या एक कंपटीशन तैयार कर रहे हैं, और दुनिया भर के जो शिप्स यहां पर रुकेंगे उससे जो है भारत की इकोनॉमी को एक इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये एक ब्रॉड कह लीजिए इसका मोटो है। सो लोकेटेड जस्ट 40 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द मलाक्का स्टेट, अ की शिपिंग रूट हैंडलिंग
35% ऑफ द ग्लोबल सी ट्रेड। और जो मैंने आपको बताया कि 90% से ज्यादा ट्रेड जो है सी रूट के थ्रू होता है, उसका भी 35% जो है वो इसी रूट से होकर जाता है, क्योंकि ये रूट जो है फर्दर कहां जा रहा है, चाइना तक जा रहा है, ठीक है, कोरिया, ठीक है, ऊपर जो रशिया का फार ईस्ट है, वहां पे ट्रेड हो रहा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनका भी ट्रेड जो है इसी के थ्रू होकर जा रहा है, मलक्का स्ट्रेट के थ्रू होकर जा रहा है। चलिए, तो ये है आपके बाकी मेजर पोर्ट्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका इंडिया पाकिस्तान रिन्यू एग्रीमेंट ऑन श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, स्पेशली फॉर द सिख कम्युनिटी, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर पहले गुरु नानक देव जी अपना जो उनका आखिरी समय था उन्होंने यहीं पर व्यतीत किया। और यहां पर जो है ये बिल्कुल, आप अगर बॉर्डर से जाएंगे तो बॉर्डर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो पूरा एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया गया है जिसमें वीजा फ्री एक्सेस दिया गया है इस कह लीजिए गुरुद्वारे का। और इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर इसका जो एक्सटेंशन है वो 5 साल के लिए और कर दिया गया, और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। सो जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर वेंट टू पाकिस्तान ऑन अक्टूबर 15-16, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी उसको अटेंड करने ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। ये पहला विजिट था लगभग 9 साल के बाद। 9 साल पहले जो उस समय की विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, वो जो है वहां पर पाकिस्तान गई थी। और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद इशाक दर, इन्होंने इसके बारे में जानकारी भी दी। ठीक है जी, तो ये मकसद क्या है कि वीजा फ्री एक्सेस मिले हमारे जो भी पिलग्रिम्स हैं फ्रॉम इंडिया टू गुरुद्वारा साहिब करतारपुर नरोवाल पाकिस्तान थ्रू द करतारपुर साहिब कॉरिडोर। चलिए, नेक्स्ट आपका अमित शाह इनॉग्रेट्स न्यू पैसेंजर टर्मिनल एंड कार्गो गेट एट पेट्रोपॉल लैंड पोर्ट ऑन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इन वेस्ट बंगाल। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए। सिचुएटेड इन उत्तर 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, लार्जेस्ट लैंड पोर्ट है साउथ एशिया में। इस कार्गो गेट का नाम रखा गया है मैत्री द्वार। मैत्री मतलब मित्रता, दोस्ती। ठीक है जी। पेट्रोपॉल बेनोपॉल बांग्लादेश बॉर्डर इज वन ऑफ द बिजिएस्ट लैंड पोर्ट। देखिए पोर्ट, अच्छा एक और पॉइंट यहां पर हमेशा हमारे दिमाग में होता है, पोर्ट मतलब बंदरगाह, मतलब समुद्री बंदरगाह, मतलब समुद्र में वहां पे शिप्स खड़े हैं, तो वो भी पोर्ट है। एक लैंड पोर्ट भी होता है। लैंड पोर्ट मतलब जहां पे अल्टीमेटली पोर्ट का मकसद ये है कि जहां से एक देश से दूसरे देश में सामान जा रहा है। ठीक है। सी पोर्ट्स में जनरली आपको क्या देखने को मिलता है, बंदरगाह देखने को मिलते हैं जहां से दुनिया भर की शिप्स आपके पास आती हैं और आपके यहां से एक्सपोर्ट होता है सामान। लैंड पोर्ट में जो है लैंड एक्सेस है, रोड्स बनी हुई हैं। तो यहां पर जो है बांग्लादेश के साथ, क्योंकि हमारा लैंड बॉर्डर है, सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर है, और ये वन ऑफ द बिजिएस्ट जो है लैंड पोर्ट है अलोंग द बांग्लादेश बॉर्डर, एज नियरली 70% ऑफ ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज वो यहीं से होकर गुजरता है। अगर आप यहां पर देखेंगे बांग्लादेश और इंडिया का मैप, तो वेस्ट बंगाल में ये आपको पेट्रापॉल ये जगह मिल रही है। ठीक है जी। तो इस पे जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है, एक कार्गो गेट, मतलब इसको एक्सटेंड किया गया, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया है। सो इट इज ऑल्सो द 8th लार्जेस्ट इंटरनेशनल इमिग्रेशन पोर्ट और लार्जेस्ट लैंड पोर्ट इन साउथ एशिया। मैत्री द्वार जॉइंट कार्गो गेट है एट द जीरो लाइन एग्रीड अपॉन बाय द टू कंट्रीज। अच्छा, जीरो लाइन का मतलब क्या होता है? जीरो लाइन का मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली बॉर्डर होता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मूवीज में गलत दिखाया जाता है कि, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में दिखाया जाता है कि तारबंदी, ठीक है, तारबंदी दिखाई जाती है, वो बॉर्डर है। जी नहीं, वो बॉर्डर नहीं होता है। एक्चुअल बॉर्डर से वो लगभग 150 मीटर दूर होता है। ठीक है। ये इंटरनेशनल कह लीजिए गाइडलाइंस हैं, ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर से मतलब उस तारबंदी के आगे भी लगभग 150 मीटर तक, ठीक है, जो है वो आपकी टेरिटरी होती है। ये कोई फिक्स नहीं है कि 150 मीटर ही होगा, ये वेरी कर सकता है, बट ब्रॉडली ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये कह रहा है कि राइट एट द जीरो लाइन, मतलब राइट एट द बॉर्डर जो है ये आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका 21st लाइव स्टॉक सेंसस बाय श्री राजीव रंजन सिंह अलियास ललन सिंह, जो है यहां पर लाइव स्टॉक सेंसस, जैसे ह्यूमन बींग्स का हम यहां पर सेंसस करते हैं हर 10 साल में, यहां पर लाइव स्टॉक सेंसस किया जाता है हर 5 साल में। ठीक है जी। सो 21st लाइव स्टॉक सेंसस और 15th लाइव स्टॉक स्पीशीज एंड पोल्ट्री बर्ड्स, पहली बार जो लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था 1919 में। ठीक है जी। और सो अभी तक 20 सेंसस हो चुके हैं और यहां पर 5 साल बाद ये होता है। इसमें खास बात ये भी है कि 15 स्पीशीज ऑफ लाइफ स्टॉक ये इनको
जो है इनका डाटा लिया जाएगा। इसके अलावा ये पहली बार होने जा रहा है कि लाइव स्टॉक होल्डिंग बाय पेस्टोरलिस्ट, जो चारावाह हैं, उनके कह लीजिए लाइव स्टॉक है उसको भी कैलकुलेट किया जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। देखो, दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। लाइव स्टॉक सेंसस कब होता है, कितनी ड्यूरेशन में होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार सीधा सीधा पूछा गया है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका यूनियन कैबिनेट ग्रांट्स क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू 5 ऑफ द लैंग्वेजेस। मराठी, ठीक है जी, महाराष्ट्र में। पाली, जो एंशियंट लैंग्वेज है, खासकर बुद्धिज्म ने बहुत अच्छे से इसको फॉलो किया। ठीक है, जब बुद्धिज्म का राइज हुआ, पाली लैंग्वेज, ठीक है, इन द मगध रीजन, इन द बिहार रीजन। ठीक है जी, अगेन प्राकृत, ठीक है, अगेन द एंशियंट लैंग्वेज। सो असमीज इन असम एंड बंगाली इन बंगाल। तो ये जो है इनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। इससे पहले तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया को ये स्टेटस मिला है। पहली लैंग्वेज जो थी 2004 में, तमिल लैंग्वेज को ये स्टेटस दिया गया था। ठीक है जी। अब सवाल आता है कि इस दो चीजें आती हैं कि क्या क्राइटेरिया है और क्या फायदा है। ठीक है, सो नवंबर 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने स्टैब्लिश किया लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स कमेटी अंडर द साहित्य एकेडमी। और यहां पर जो ये लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी है, इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं गृह मंत्रालय के, कल्चर एंड 4 और 5 लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर गिवन टाइम में। और ये जो है चेयर किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य एकेडमी। अब इसका कह लीजिए क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया है सबसे पहले हाई एंटिक्विटी, मतलब बहुत पुरानी लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, इसका जो इतिहास है वो 1500 से 2000 साल होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। मतलब उसमें हमें जो है हिस्टोरिकल सोर्सेज मिलने चाहिए कि इस भाषा में ये चीजें लिखी गई हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है वो। वैल्यूएबल हेरिटेज, इट शुड पोजेस अ बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर दैट इज हाईली रिगार्डेड एज अ कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, वैल्यूएबल हेरिटेज है, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ओरिजिनलिटी है। सो लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ द लैंग्वेज शुड बी ओरिजिनल, नॉट बोरोड फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी। ठीक है, ये ओरिजिनल होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो मॉडर्न लैंग्वेज है उससे थोड़ा डिफरेंट होगा वो हमेशा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि जो अगर मराठी लैंग्वेज है या उड़िया लैंग्वेज है या बंगाली लैंग्वेज है या तमिल लैंग्वेज है वो सेम चल रही है पिछले 1500 साल में। कोई भी भाषा ऐसी नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करती है। आज से हिंदी अगर आप 500 साल पहले देखेंगे तो बहुत सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो डायरेक्ट डिस्टिंक्टनेस फ्रॉम द मॉडर्न फॉर्म, जो आखिरी मैंने आपके पॉइंट को बताया। अच्छा, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यही है मेनली कि आपको एक बहुत वैल्यूएबल हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, ये यही डाइवर्सिटी, यही लैंग्वेजेस की डाइवर्सिटी हमारी कह लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट धरोहर है, इसको बचा के रखना है। नेक्स्ट आपका लोन लिमिट अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इंक्रीज टू 20 लाख फ्रॉम द करंट 10 लाख। तो देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मकसद यही था कि सीधा सीधा लोन दिया जाए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, खासकर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को। इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड इन 2015 एम्ड एट अफोर्डेबल क्रेडिट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अब इसमें जो शिशु लोन है, शिशु मतलब छोटा बच्चा, ठीक है, तो 50,000 तक का लोन है। किशोर, किशोरावस्था, जो टीनेज होती है जिसको हम कहते हैं, सो 50,000 टू 5 लाख। तरुण, बेसिकली युवा, सो 5 लाख टू 10 लाख। और एक हो गया तरुण प्लस। ठीक है, तरुण प्लस, ठीक है, बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया है। ठीक है, सो 10 से 20 लाख। तो इसी तरीके से ये जो है लोन दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द, कह लीजिए वो कितना बड़ा एंटरप्राइज है, स्मॉल माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। देयर इज नो डायरेक्ट सब्सिडी अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो ये एक नई कैटेगरी में ऐड की गई, 20 लाख तक का जो है लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम 2024, इसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। देखिए, इसमें यह है कि जो इंडिया की टॉप 500 कंपनीज हैं उनमें इंटर्नशिप का मौका मिले। ठीक है, जो यूथ है उसको इंटर्नशिप का मौका मिले। और इसमें जो है 1 करोड़ यूथ को, 1 करोड़ युवाओं को जो है पेड इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। इनको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा 5,000 रुपए महीना फॉर सिलेक्टेड इंटर्न्स फॉर 1 ईयर। अगेन, स्किल्स को प्रोवाइड करना। देखिए, एक्चुअली स्किल्स को देना। जो 500 सबसे बड़ी कंपनीज हैं, अच्छा काम कर रही हैं, उनमें जो युवा हैं जब काम करेंगे 1 साल तक, तो एक तरीके से उनके लिए वो
पेड इंटर्नशिप है, पेड स्टाइपेंड मतलब स्टाइपेंड मिलेगा और उससे उनकी स्किल्स इंप्रूव होंगी, एक्चुअल स्किल्स इंप्रूव होंगी, जो एक्चुअल जो काम करना है वो उनको करने का मौका मिलेगा बड़ी कंपनीज में। तो एमिंग टू ऑफर 1.25 लाख इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग दिस फिस्कल, ओवरऑल 1 करोड़ तक का टारगेट रखा गया है और इसको देख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और जैसे मैंने आपको बताया, मंथली स्टाइपेंड जो है गवर्नमेंट से दिया जाएगा, like will receive a monthly stipend of 4500 from the government with an additional 500 provided by the companies as a part of their कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो सीएसआर जो होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी कंपनीज प्रॉफिट कमाती हैं उसका लगभग 2% जो है वो उनको कंट्रीब्यूट करना है। इट इज लाइक कि आप अल्टीमेटली जो बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो सोसाइटी से आपको मिल रहा है, तो दोबारा से आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कीजिए। ठीक है, एज अ लाइक बड़ी कंपनीज की ड्यूटी है कि वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। तो अलग अलग तरीके से वो कंट्रीब्यूट करते हैं। वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस 6000 पे दिया जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ और भी है चीजें, ठीक है, जैसे कि ये खासकर आप में से भी बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर एज ब्रैकेट में होंगे, तो आप लोगों के लिए भी एक बेनिफिशियल स्कीम है, या आप इसका फायदा उठा सकते हैं, आपके कोई भी जानकार हैं। सो 21 से 24 साल की उम्र, एजुकेशन नॉट एनरोल्ड फुल टाइम, ठीक है, और फैमिली सेल्फ स्पाउस पेरेंट्स, नो मेंबर इज अर्निंग मोर देन 8 लाख पर एनम, तो 8 लाख अपर इनकम लिमिट होना चाहिए। नो मेंबर हैज अ गवर्नमेंट जॉब, और जॉब स्टेटस नॉट एम्प्लॉयड फुल टाइम। अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉयड नहीं है, फैमिली मेंबर में 8 लाख की किसी की 8 लाख से ज्यादा इनकम नहीं है, और उम्र जो है वो 21 से 24 साल होनी चाहिए, तो आपको 1 साल तक का पेड इंटर्नशिप टॉप 500 कंपनीज में दिया जाएगा। ठीक है जी। सो ओपन टू यूथ ट्रेन्ड एट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, कौशल केंद्र, ठीक है, स्किल सेंटर्स, 12 महीने तक ये चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल सीड्स। एक चीज, करंट अफेयर्स अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं ना, तो बहुत सारी न्यूज आप देखेंगे कि रिपीट होती हैं। अब ये न्यूज ना, मतलब लाइक पिछले लगभग 6 महीने से मैं इस प्लेटफॉर्म पर क्लासेस, मंथली करंट अफेयर्स ले रहा हूं, तो ये न्यूज कम से कम 3 या 4 बार आ चुकी है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप रेगुलरली फॉलो करें। बहुत सारी चीजें आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी कंसोलिडेट हो जाएंगी। देखो, अब इसमें मकसद मैंने कई बार पहले भी बताया है कि ऑयल सीड्स को लेकर, जो खाने का तेल हम यूज करते हैं, अलग अलग तेल यूज करते हैं, 50% एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। मतलब पूरे भारत की कंजम्पशन का 50% लगभग हम इंपोर्ट करते हैं। बीच में आपको याद होगा 2022 में कुछ ऐसा समय आया था कि सारे जो एडिबल ऑयल्स हैं उनके प्राइसेस लगभग डबल हो चुके थे, डबल से ज्यादा हो चुके थे कुछ ही महीनों में, क्योंकि इंडोनेशिया से जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं एडिबल ऑयल, वो आना बंद हो गया, और भी देशों से एडिबल ऑयल आना बंद हो गया फॉर वेरियस रीजंस। तो वहां पर जो है हमारे यहां पर प्राइसेस शूट अप कर गए। अब आप ये सोचिए कि ये एक बहुत असेंशियल आइटम है, ठीक है, इसके लिए आप इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं हो सकते, आयात पर निर्भर नहीं हो सकते। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेल्फ सफिशिएंसी लेकर आए, ठीक है, आत्मनिर्भर बने। तो एग्जैक्टली दिस प्रोग्राम इज मेंट फॉर दैट ओनली। और इसमें यह कहा गया है कि जो हमारी प्रोडक्शन है 39 मिलियन टन, उसको बढ़ाकर 69.7 मिलियन टन कर लिया जाएगा। लगभग लगभग कह लीजिए डबल, या कह सकते हैं 80 to 90% बढ़ा लिया जाएगा। ठीक है, कब तक? 2030-31 तक। सो इसमें एक साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है जी। साथी पोर्टल, ये कुछ डाटा है, ये मैंने आपको बता दिया। साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है, सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी। मतलब बेसिकली अच्छे बीज दिए जाएं किसानों को, उनको इंकरेज किया जाए ताकि वो ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन करें। सो 65 न्यू सीड हब्स, 50 सीड स्टोरेज यूनिट्स विल बी सेटअप इन पब्लिक सेक्टर टू इंप्रूव द सीड प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये दिस इज द आइडिया। की प्राइमरी ऑयल सीड्स क्या है? रेपसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम, ये सारे, ठीक है, ये सारी चीजों की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए ताकि एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। ठीक है, 57% ऑफ इट्स डोमेस्टिक डिमांड्स फॉर एडिबल ऑयल, मतलब 57% हम किस पर निर्भर हैं? आयात पर निर्भर हैं। ठीक है जी। चलिए, तो ये था आइडिया। नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंड कृषि उन्नति योजना। अब देखो, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की ना अगर आप स्कीम्स जाके देखोगे तो इतनी स्कीम्स हैं कि जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी स्कीम कहां पर कैसे लागू होती है। ट्रस्ट मी, मतलब देयर आर टेन्स ऑफ स्कीम, ठीक है।
बट इससे नुकसान क्या होता है, आप ये सोच के चलिए, एक दूर दराज के इलाके में किसान जो है, जो अपना काम कर रहा है, खेती कर रहा है, वो उसको कैसे पता लगेगा कि कौन सी स्कीम मेरे लिए है? तो अब बहुत सारी स्कीम्स को सब्ज्यूम करके, मतलब उसको इकट्ठा करके एक दो स्कीम्स के तहत जो है उसको लाया गया है। तो दो स्कीम्स कौन कौन सी हैं? ये आपका है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना। अब ये जो आपका पहली स्कीम है, ठीक है जी, ये वाली जो स्कीम है, ये है आपके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, सतत कह लीजिए कृषि के लिए। सो टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और जो कृषि उन्नति योजना है उसका मकसद है फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंसी को बढ़ावा देने के लिए, बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्म प्रोड्यूस इंक्लूडिंग ऑयल सीड्स। ठीक है, अब देखो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मकसद यही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाता जा रहा है, तो या फिर कह लीजिए हम देख रहे हैं कि जो हमारे नेचुरल डिजास्टर्स है उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो उन सारी चीजों को देखते हुए हम अपने एग्रीकल्चर में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। दूसरा कारण क्या है? ऑब्वियसली हमें फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, भाई हमारी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसको उसके लिए फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है। ऑयल सीड्स की अभी जस्ट हमने बात करी, ठीक है जी। तो यहां पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कह लीजिए एक प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर है। एंड ये आप देखेंगे रेंज ऑफ इनिशिएटिव्स। अब जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, इसमें कितने सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, रेन फेड डेवलपमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री, परंपरागत कृषि विकास योजना, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, ठीक है जी। उसके बाद एक्सेलरेटर फंड फॉर एग्री स्टार्टअप्स। तो ये सारी चीजें जो है इसमें ऐड की गई हैं। मकसद क्या है? डुप्लीकेशन को अवॉइड करना, ताकि क्लियर हो कि भाई एक स्कीम है, इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है, ठीक है। इंश्योरिंग कन्वर्जेंस अमंग वेरियस स्कीम्स, और बहुत सारी स्कीम्स क्या है, ओवरलैप भी करती हैं। एड्रेसिंग इमर्जिंग एग्रीकल्चरल चैलेंजेस, जैसे कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, सस्टेनेबिलिटी है, क्लाइमेट रेजिलियंस है, ये ऑलरेडी मैं आपसे बात कर चुका हूं। नेक्स्ट आपका सामर्थ्य स्कीम, ठीक है जी। सामर्थ्य स्कीम क्या है? एक्सटेंड किया गया है 2 साल के लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एंड 25-26। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के तहत आता है, ठीक है जी। इंकरेज करना है, सपोर्ट करना है इंडस्ट्री को, ताकि वो जॉब्स को क्रिएट कर सके, बढ़ा सके। देखिए ये भी एक, इसके बारे में भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि चाइना से के बाद जो है, चाइना प्लस वन की स्ट्रेटजी के बाद ये देखा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग को डाइवर्सिफाई किया जाए, चाइना से बाहर किया जाए। अब टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे तो वियतनाम बहुत आगे काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, बांग्लादेश भी अच्छा काम कर रहा है। तो रीसेंट पॉलिटिकल क्राइसिस को हम छोड़ दें तो ओवरऑल बांग्लादेश अच्छा काम कर रहा है। इंडिया इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद, इतना बड़ा देश होने के बावजूद, जो टेक्सटाइल सेक्टर है ना, जितना बेनिफिट हमें मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसमें बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर जॉब्स को क्रिएट किया जा सकता है। That is the idea. So organized textile sector में related sector covering the entire value chain of textiles, excluding spinning and weaving. ठीक है, तो उसके अलावा बाकी चीजों पे कैसे जॉब्स को क्रिएट किया जाए, सामर्थ्य बनाया जाए, ठीक है, एम्पावर किया जाए। ओके, सो डिमांड ड्रिवन प्लेसमेंट ओरिएंटेड अम्ब्रेला प्रोग्राम है, जिसमें लगभग 3.25 लाख कैंडिडेट्स को ट्रेन करना, ऑफ विच जिनमें से लगभग 80% जो है एम्प्लॉय हो चुके हैं, जिनको नौकरियां मिल चुकी हैं। स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन वुमेन एम्प्लॉयमेंट, और इसमें जो है ज्यादातर वुमेन एम्प्लॉयज ही हैं, ठीक है, 88%। इंडिया टू ज्वाइन एनर्जी एफिशिएंसी हब टुवर्ड्स अ लो कार्बन इकोनॉमी एंड इंप्रूविंग एनर्जी सिक्योरिटी। देखो इंडिया में ना एक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत आती है, ठीक है जी। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि किस तरीके से जो है एनर्जी को एफिशिएंट बनाया जाए, एनर्जी को सेव किया जाए। अगर आपने आजकल देखा होगा, अपने जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अपने घर में देखे होंगे, तो उनमें रेटिंग लगी होती है, ठीक है। फ्रिज है, टीवी है, एसी है, ठीक है, कोई भी चीज है, उसमें 1 स्टार, 2, 3, 4, 5, 5 तक स्टार रेटिंग होती है। 5 स्टार रेटिंग का मतलब यह है कि सबसे अच्छा अप्लायंस है वो, मतलब एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस है, इसलिए थोड़ा महंगा भी मिलेगा वो आपको। 1 का मतलब यह है कि वो अच्छा अप्लायंस नहीं है, मतलब वो ज्यादा एनर्जी खाएगा, ठीक है, ज्यादा बिजली खाएगा अगर हम कहें तो अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक और प्रोग्राम चलाया था, 77 करोड़ एलईडीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। पहले हम वो 100 वाट वाला लाटू वाला बल्ब चलाते थे, फिर सीएफएल पे आए, फिर हम एलईडी पे आ गए हैं। तो अल्टीमेटली क्या चाह रहे हैं? हमारी
जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है या पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ रही है एनर्जी की, तो हमें यह देखना है कि एनर्जी को सेव करना भी इंपॉर्टेंट है। तो ये काम जो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का है, ठीक है, ये सारी चीजों को देखना। सो लो कार्बन इकोनॉमी, इंप्रूविंग एनर्जी सिक्योरिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कैसे हम कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज में इसका बेनिफिट ले सकते हैं क्लाइमेट चेंज एफर्ट्स के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ज्यादा एक्सेसिबल करा पाएंगे, ज्यादा जो एनर्जी सेव होगी, ठीक है, एनर्जी सेव इज एनर्जी लाइक फॉर द अदर पीपल, ठीक है। सेव एनर्जी सेव नेशन, आई स्टिल रिमेंबर वो जो बिजली का बिल आता है उसमें बड़ा बड़ा लिखा रहता है, सेव इलेक्ट्रिसिटी सेव नेशन, ठीक है। चलिए, सो डेडिकेटेड टू फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी एज द हब ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया। 2020 में एज द सक्सेसर ऑफ इंटरनेशनल पार्टनरशिप एनर्जी एफिशिएंसी कॉर्पोरेशन इन विच इंडिया वाज अ मेंबर, और 2024 तक जो है इसमें 16 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट आपका टुडे द धरती आभा ट्राइबल ग्राम उत्कर्ष योजना लॉन्च की गई। 80,000 करोड़ रुपया जो है इस स्कीम में इन्वेस्ट किया गया। 65,000 ट्राइबल डोमिनेटेड विलेजेस जो कि 550 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, उन पे फोकस किया जाएगा, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को इंप्रूव करना, ठीक है, उनको बेहतर करना। सो ये जो है लगभग 80,000 करोड़ रुपया, 5 करोड़ ट्राइबल्स को ये बेनिफिट करेगा, ठीक है जी, 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। मकसद अगेन देखो, ओवरऑल चीजों को, वहां का एजुकेशन, जो ट्राइबल डोमिनेटेड विलेजेस हैं उनके एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, सारी चीजों को फोकस करना, ठीक है, ओवरऑल। तो इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्री, 17 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करेंगे। अगेन ये भी मकसद, जैसे हमने एग्रीकल्चर वाली स्कीम देखी ना, कि बहुत सारी स्कीम्स को साथ में लेकर आना ताकि डेडिकेटेड एक कंसंट्रेटेड एफर्ट हो। तो ये भी कुछ वैसा ही कह लीजिए आइडिया है, मोटिवेशन है। सो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसका शॉर्ट फॉर्म है पीएम जनमन, वैल्यूड ओवर एट 1360 करोड़, और कई सारे प्रोजेक्ट्स इसमें लॉन्च किए गए हैं। और जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है जी, ये आपका लॉन्च किया गया था 15 नवंबर 2023। अब ये 15 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, ठीक है जी, भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा या भगवान बिरसा मुंडा, क्योंकि जो भी ट्राइबल्स हैं वो उनको भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। तो उनका जन्म दिवस है, उसको कमेमोरेट करने के लिए जो है अब ये जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट आपका लॉन्च ऑफ प्राइम मिनिस्टर ई ड्राइव, ठीक है जी। सो मकसद है अगेन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना। सो पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। सो लगभग 10,000 करोड़ का फाइनेंशियल आउटले। तो यार ये जो आपका डाटा है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट होता है कि वो स्कीम क्या है, उसका मोटो क्या है, ब्रॉडली, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, सो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री को इंप्रूव करना, क्लीनर और मोर सस्टेनेबल प्रोडक्शन। एक टारगेट था 30% का, कि 2030 तक जो टोटल व्हीकल्स हो उसका 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होना चाहिए। बहुत एम्बिशियस टारगेट है अभी के लिए। ओके, सो सब्सिडीज, डिमांड इंसेंटिव्स वर्थ दिस मच टू इंसेंटिवाइज टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, ई एम्बुलेंसेज, ई ट्रक्स, अदर इमर्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। तो इन सबको जो है बढ़ावा देना, इसमें ज्यादा इंसेंटिव्स को लेकर आना। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है जी, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 70 साल के ऊपर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए लागू किया गया है। ये इलेक्शंस के समय पर एक कह लीजिए रखा गया था, प्रॉमिस रखा गया था लोगों के सामने, इसको पूरा किया गया है। इसमें कहा गया कि 70 साल के ऊपर भारत के जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम क्राइटेरिया, जनरली क्या होता है कि इनकम क्राइटेरिया रखा जाता है कि इस इनकम से ऊपर, इसमें इररेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम क्राइटेरिया वो जो है इसमें शामिल हो सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। इवन जो गवर्नमेंट इंप्लॉइज हैं उनको भी ये कहा गया है कि वो भी शिफ्ट कर सकते हैं जो 70 के ऊपर हैं। इसमें 5 लाख तक का जो इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, पर ईयर दिया जाएगा। अच्छा, अगर जो सीनियर सिटीजन जिनके पास ऑलरेडी है, ठीक है, ऑलरेडी आयुष्मान भारत योजना का बेनिफिट है, उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब वो क्या था, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस पर फैमिली पर ईयर। जो सीनियर सिटीजन होंगे 70 साल के ऊपर, उनको अलग से मिलेगा, उनके लिए अलग से है, वो फैमिली के 5 लाख में काउंट नहीं होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीजें जो है इसमें इंपॉर्टेंट रखी गई हैं, पर इसमें जो है दिल्ली,
जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, एनसीटी दिल्ली गवर्नमेंट और कह लीजिए पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया है। अब इस पे पॉलिटिक्स भी हो रही है, मैं उस पे नहीं जा रहा हूं पॉलिटिक्स पे, बट आइडिया यहां पर हमारा क्या क्या इसके फीचर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड which they do not have to share to other family members who are below the age of 70 years। ठीक है जी, 5 लाख तक का इंश्योरेंस है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका यूविन पोर्टल नेशन वाइड रोल आउट बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो डिजिटल प्लेटफॉर्म एम्ड एट स्ट्रीम लाइनिंग वैक्सीनेशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन बाय फुली डिजिटाइजिंग द वैक्सीनेशन प्रोसेस। ये भी एक बड़ा अच्छा प्रोसेस शुरू किया गया है। बेसिकली इसमें क्या है कि पूरा का पूरा डिजिटाइज करने की बात की गई है। अब आजकल आप खासकर बड़े शहरों में ये ऑलरेडी हो चुका है कि बच्चों को आप लेके जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए तो डिजिटली उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। पहले तो एक एक कह लीजिए एक बुकलेट होती थी, उसमें डेट लिखी जाती थी कि जैसे मैनुअल सिस्टम था, अब ऑनलाइन सिस्टम है विच आई हैव सीन इन स्पेशली इन जो बिग सिटीज। ऑनलाइन जो है बच्चे का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि बच्चा कब जो है उसका जन्म से लेकर कौन कौन सी वैक्सीनेशन किस किस डेट पे लगी है, कहां कहां पर लगी है, वो इंडिया में कहीं पे भी लगी है उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाएगा वहां पर। ठीक है, तो इससे क्या है, और इसके बीच में वो कब कब बीमार पड़ा बच्चा, ठीक है, उसको कौन सी दवाई दी गई, ये सारी चीजें भी रिकॉर्ड रखे जाते हैं ताकि पूरा एक जो है रिकॉर्ड डिजिटाइज हो सके। फ्यूचर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी होती है तो उससे उसको सही डायग्नोस किया जा सके, उसको सही उसका इलाज हो सके। दैट इज द आइडिया। तो यहां पर जो वैक्सीनेशन है, जो गर्भवती महिलाएं हैं और बच्चे जो हैं उनके लिए इसको रखा गया है। ठीक है, इट इंश्योर्स द टाइमली डिलीवरी ऑफ एसेंशियल वैक्सीन टू वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 16 ईयर्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट 12 प्रिवेंटेबल डिजीजेस। अच्छा, इसमें एक और है, इसमें हेल्थ में एक आभा नंबर है। ठीक है, ये आज का मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों से, जो कि जो बच्चे पहले से जुड़े उनको पता है मैं हर सेशन में 2 3 4 सवाल पूछता हूं। तो ये आज का मेरा पहला सवाल है कि ये इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये फुल फॉर्म आपने कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखनी है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है और यस, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट टू एक्सटेंड उड़ान स्कीम फॉर अनदर 10 मोर इयर्स। पूरे देश का आम नागरिक, ठीक है जी, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है उड़ान स्कीम क्या है। और इसमें जो है 601 रूट और 71 एयरपोर्ट्स हैव बीन ऑपरेशनलाइज्ड अंडर द रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम। छोटे छोटे हवाई पट्टियां छोटे छोटे शहरों को भी एयर कनेक्टिविटी से लेकर आना। पहले हम 15 साल पहले यही देखते थे कि जो बड़े शहर हैं बाय एयर जाना एक बड़ा सपना होता था, बट अब धीरे धीरे इंडिया का जो सिविल एविएशन सेक्टर है वो दुनिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। ठीक है, और बड़े स्तर पर मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो है बाय एयर ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो यहां पर जो छोटे शहरों में लोग रह रहे हैं उनको भी रीजनल मतलब उनको भी कनेक्टिविटी मिले, एयर कनेक्टिविटी मिले, उसका मेन मोटो ये है पूरे देश का आम नागरिक, नाम से क्लियर है। और इसमें एयरपोर्ट जो हैं इंडिया में पिछले 10 साल में 74 से बढ़ाकर 157 कर दिए गए हैं और 2047 जब हम 100 साल पूरे करेंगे तब ये है कि 350 से 400 एयरपोर्ट भारत में होने चाहिए। अब यूएस में देखेंगे ना, यूएस में नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, मतलब एयर कनेक्टिविटी और जो पर कैपिटा एयर जो ट्रेवल है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो ये भी एक कह लीजिए धीरे धीरे डेवलप्ड इकोनॉमी का, डेवलप्ड कंट्री का एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका वीसी फंड टू बूस्ट स्टार्टअप पार्टिसिपेशन इन स्पेस सेक्टर। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट प्रपोजल 1000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड। देखिए वेंचर कैपिटल फंड होते हैं, अगर आपने शार्क टैंक सीरीज को देखा है तो दैट इज सिमिलर टू यू कैन से वेंचर कैपिटल फंड्स के जो बड़ा इन्वेस्टर है, बड़ा बिजनेसमैन है, वो छोटे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, जो स्टार्टअप्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर रहा है। अब ये स्पेस सेक्टर में है। अब ये इसमें दो चीजें हैं, एक तो वेंचर कैपिटल फंड हो गया, दूसरी चीज ये हो गई कि स्पेस सेक्टर जो कि स्पेसिफिकली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड सेक्टर था। देखो ये इट इज अ कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस। ये अगर आप 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को देखते हैं, उसका कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस है। पहले हमने धीरे धीरे कुछ सेक्टर्स को ओपन अप किया, अब बहुत ज्यादा स्पेसिफिक जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड सेक्टर्स है जैसे कि स्पेस, रेलवेज, इसको भी ओपन अप किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो ये उसी कड़ी में आप कह सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके, सो अंडर द एजेस ऑफ इन स्पेस, ये इन स्पेस का काम यही है कि कमर्शियल एक्टिविटीज को देखना।
ठीक है, इसरो की या स्पेस सेक्टर की कमर्शियल एक्टिविटीज को देखना। नेक्स्ट आपका कैबिनेट अप्रूव्स हाइक फॉर इन एमएसपी फॉर रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स को याद रखना, आर से रबी और आर से रजाई। रजाई ओढ़ते हैं ना सर्दियों में, ठीक है, ठंड लगती है तो रजाई ओढ़ते हैं, तो आर से रबी, आर से रजाई। तो रबी क्रॉप्स कौन सी हैं? विंटर क्रॉप्स हैं, ठीक है, जो अभी लाइक अक्टूबर एंड में और नवंबर में बोई जाती हैं, मेनली व्हीट जिससे हम गेहूं एसोसिएट करते हैं, और मार्च एंड में या अप्रैल में जाकर जो है फर्स्ट सेकंड वीक में उसको काटा जाता है, उसका हार्वेस्टिंग होता है। बैसाखी का मेला, वेरी फेमस बैसाखी का मेला, मेंट फॉर दैट ओनली, कि जो जब हार्वेस्टिंग होती है, किसानों के पास पैसा आता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है जी। सो एब्सोल्यूट हाईएस्ट इंक्रीज इन एमएसपी हैज बीन अनाउंस्ड फॉर रेपसीड एंड मस्टर्ड 300 पर क्विंटल। देखो यहां पर सरकार हमेशा ये एक पॉइंट रखती है कि हमारा मकसद ये है कि 1.5 टाइम्स ऑफ ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना, मतलब जितनी किसान की लागत है उसका 50% उसको बेनिफिट होना चाहिए। खैर इसमें भी एक बहुत सारा टेक्निकलिटीज हैं, मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगा, नहीं तो अल्टीमेटली ये सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। उसमें बेसिकली ये है कि ये जो लागत है ये कैसे कैलकुलेट की जाएगी, तो उसमें उस वहां की रेंटल वैल्यू को नहीं लिया जाता, ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट एनीवेज 50% आपका बढ़ना चाहिए प्राइस। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो है, जो प्राइस बढ़ाया गया, ये इंक्रीज है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इंक्रीज है अमाउंट। अब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जो दालें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्सेस, क्योंकि प्रोटीन के लिए, प्रोटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए। और हमने ये भी देखा कि ऑयल सीड्स, जो एडिबल ऑयल्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, तो उसमें भी एमएसपी बढ़ाया गया है। तो एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिवली लगभग सारी क्रॉप्स में बढ़ा है, ठीक है जी। इसके अलावा आपकी खरीफ क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप्स होती हैं आपकी जो मॉनसून क्रॉप्स हैं, समर क्रॉप्स जिसे कहा जाता है, और एक होती हैं आपकी जायद क्रॉप्स, ठीक है, जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स बेसिकली जो अप्रैल से जून तक का महीना होता है, ठीक है, जब मॉनसून से पहले वाली क्रॉप्स हैं, ठीक है, खीरा, तरबूज, खरबूजा, ये वाली जो क्रॉप्स होती हैं ये उस समय की क्रॉप्स होती हैं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आपका हमसफर पॉलिसी टू एनहेंस कन्वीनियंस ऑफ ट्रेवलिंग ऑन नेशनल हाईवेज। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है नेशनल हाईवेज पे, जब आप जाते हैं, पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप, मैंने आपको एक वो पोर्ट ऑफ कॉल वाला एग्जांपल दिया था पहली न्यूज जो थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पेट्रोल पंप है या जो भी एक जगह है वहां पर एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए, ठीक है, वहां पर वॉशरूम्स हो, साफ वॉशरूम्स हो, क्लीन वॉशरूम्स हो, और इसके अलावा बेबी केयर रूम्स हो, ठीक है, फीडिंग रूम्स हो, ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज नेशनल हाईवेज पे प्रोवाइड की जाए, ये मोटो है। और कम्यूटर्स हैव एक्सेस टू स्टैंडर्डाइज्ड वेल मेंटेन्ड एंड हाइजीनिक फैसिलिटीज बाय ऑनबोर्डिंग बोथ एग्जिस्टिंग एंड अपकमिंग सर्विस प्रोवाइडर्स अलोंग द नेशनल हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज। तो इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन हो, फूड कोर्ट हो, कैफेटेरिया हो, फ्यूल स्टेशन हो, पार्किंग फैसिलिटी हो, टॉयलेट फैसिलिटी, बेबी केयर रूम, एटीएम, व्हीकल रिपेयर शॉप, ठीक है, फार्मेसी सर्विसेज, ये सारी जो असेंशियल सर्विसेज हैं वो आपको हाईवेज पे मिले, ठीक है। एक व्यक्ति जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, उसकी हो सकता है तबीयत खराब हो जाए, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बच्चे ट्रेवल कर रहे हैं, तो उस केस में जो है वो सारी सर्विसेज वहां पर हाईवेज पे मिलनी चाहिए, ठीक है। ओके, सो रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर जो है बेनिफिट करेंगे फ्रॉम द वेवर ऑफ फीस फॉर रिन्यूएबल फॉर एग्जिस्टिंग, मतलब ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं कि अगर वो रिन्यू करेंगे तो उनको टैक्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे, तो ये यहां पर है। द आइडिया इज वेरी क्लियर, हम सफर, ठीक है, जब आप सफर कर रहे हैं अपने साथी के साथ, अपने परिवार के साथ, तो जो है आपको किसी तरीके की दिक्कत ना आए नेशनल हाईवेज पे। नेशनल हाईवेज ही क्यों किया गया है, स्टेट हाईवेज क्यों नहीं किया गया? तब क्या मतलब स्टेट हाईवे पे लोग नहीं चल रहे हैं? नेशनल हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, स्टेट हाईवे स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, तो स्टेट हाईवेज पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। स्टेट हाईवेज पे ये फैसिलिटीज किसको करनी होंगी? स्टेट गवर्नमेंट को करनी होगी। नेशनल हाईवेज 2% है टोटल रोड्स का इंडिया की, बट 40% ट्रैफिक जो है वो नेशनल हाईवेज पे मिलता है। आगे चलते हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री लॉन्चेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर फेज 5 ऑफ युवा संगम संगमम संगम। तो ये आपका युवा संगम अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये एक इनिशिएटिव है जिसमें कि पीपल टू पीपल टाइज को इंप्रूव करना, स्पेशली फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स। एक
राज्य से दूसरे राज्य में बच्चे जाएं, वहां पे मिले जुलें, ठीक है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो। सो इसमें जो है 18 से 30 साल का एज ग्रुप रखा गया है थ्रू द युवा संगम पोर्टल। आइडिया रखा गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा ड्यूरिंग द राष्ट्रीय एकता दिवस हेल्ड ऑन 31 अक्टूबर 2015। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? हाँ जी, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। वैसे सिंपल सा आंसर है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। वैसे लिखा ही हुआ है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सॉरी, आंसर है यहां पर, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं और दूंगा क्वेश्चन आपको बीच में। ये क्वेश्चंस देने का मकसद ये है कि आप अपने लेवल पर भी चीजों को गूगल सर्च करें। कुछ नहीं है, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप सिंपल गूगल सर्च करेंगे तो आसानी से मिल जाएंगे, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने अंदर वो इंक्यूजिटिवनेस लाएं चीजों को जानने की। जब अब वो चीज आएगी तो वो चीज आपको ऑटोमेटिकली आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। आइडिया मोटो इज दैट, मोटो आपको फैक्ट्स रटवाना नहीं है, मोटो आप में वो अंदर जिज्ञासा को डेवलप करना है। चलिए, ड्यूरिंग युवा संगम टूर्स मल्टी डायमेंशनल एक्सपोजर अंडर द 5 ब्रॉड एरियाज, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हैं इसमें? पर्यटन, परंपरा, प्रगति, ठीक है जी, परस्पर संपर्क और प्रौद्योगिकी, ठीक है जी। तो ये सारी चीजों पे फोकस करना है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका ई श्रम पोर्टल, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स। अनऑर्गेनाइज्ड बेसिकली जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रही है। संगठित क्षेत्र होता है जो कह लीजिए बड़ी कंपनी है अभी के लिए, ठीक है, उसमें की बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, इतने से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं तो ऑर्गेनाइज्ड हैं, जिसमें पीएफ प्रोविडेंट फंड कटता है, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, एक बड़ी कंपनीज हैं, स्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं, रजिस्टर्ड कंपनीज है, और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। मान लीजिए एक छोटी दुकान है, उसमें 2 वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इसके जो भी मतलब कह लीजिए जो वर्कर्स हैं उनको वेलफेयर देने की बात है। तो उन सबको रजिस्टर करना है किस पे? ई श्रम पोर्टल पे, ठीक है, ई श्रम पोर्टल पे। और फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सीमलेस एक्सेस फॉर डिफरेंट, जो भी सरकार के द्वारा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए जाएंगे, स्कीम्स हैं, वो आपको इस पोर्टल पर मिल जाएंगी। सो प्राइमरी पर्पस अगेन यही है, सिंप्लीफाई करना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को, और एक ही पोर्टल पे उनको उनसे रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं उनका एक्सेस मिल जाए, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इनॉग्रेट्स एंड लॉन्चेस द ई माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप, ठीक है। और अगेन ये मकसद किसके लिए है? जो रजिस्टर्ड फॉरेन एम्प्लॉयर्स हैं, जो भारत में नौकरियां देना चाहते हैं, तो एक पोर्टल पे जाकर वो रजिस्टर हो जाए। सो सेफ एंड लीगल मोबिलिटी चैनल्स फॉर इंडियन माइग्रेंट्स, और खासकर वो लोग जो भारत से विदेशों में जाकर काम करते हैं। कई बार हमने देखा है, मूवी बन गई डंकी, ठीक है, और बहुत सारे इलीगल तरीके से भेजा जाता है जहां पर उनकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है, तो वो सारी चीजें ना हो, एक प्रॉपर एक उसका पोर्टल बनाया गया है। इनहैंस्ड ई माइग्रेट, ई माइग्रेट देखो 2 तरीके की माइग्रेशन होती है, एक इमिग्रेशन, इमिग्रेशन और एक एमिग्रेशन, एमिग्रेशन। अगर हम भारत के कंटेक्स्ट में देखें, अगर कोई विदेश से भारत आ रहा है तो वो इमिग्रेशन आता है, और भारत से कोई विदेश जा रहा है वो एमिग्रेशन में आता है, ठीक है। So enhanced e-migrate portal aligns with United Nations Sustainable Development Goal, promoting orderly and responsible migration. Orderly और responsible migration हो, safety ensure हो, जो इंडियंस हैं जो विदेश में जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका अनुसंधान, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लॉन्चेस फर्स्ट 2 इनिशिएटिव्स, PME CRG महा ईवी। अब ये क्या है आपका? देखो इसको आप फुल फॉर्म देख लेते हैं, मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इंपैक्ट एरियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो महा ईवी मिशन हो गया आपका। और इसके अलावा आपका हो गया हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट। अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट क्या है? अर्ली जो है रिसर्च का पैसा बढ़ाया जाए। हमेशा से कहा जाता है इंडिया में कि हमारे यहां पर R&D पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम बहुत कम खर्चा करते हैं। दुनिया भर के देशों के मुकाबले में हम R&D पे बहुत कम खर्चा करते हैं। और इनोवेशन इज द थिंग, जो कि अगर देश को एक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो इनोवेशन पे फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज वो स्टैंडर्ड चीजें करके हम नहीं ग्रो कर सकते आउटबाउंड तरीके से, या मतलब अलग तरीके से ग्रो नहीं कर सकते। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि R&D पे खर्चा किया जाए, दैट इज द आइडिया। और दूसरा है आपका हाई इंपैक्ट एरियाज कौन से हैं? पहला है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल,
उस पे जो है उसके एडवांसमेंट को बढ़ावा दे। अनुसंधान का मतलब है रिसर्च बेसिकली, ठीक है। तो रिसर्च फाउंडेशन जो है इसका मकसद है कि सीड, ग्रो एंड प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में दिया गया है साइंटिफिक एक्सीलेंस एंड इनोवेशन को बढ़ावा देना, और इसमें जो है बैटरी सेल्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन ड्राइव्स, इस पे फोकस करना। नेक्स्ट आपका पंचायती राज मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह टू लॉन्च वेदर फोरकास्ट इन ग्राम पंचायत लेवल। ग्राम पंचायत लेवल पर इसको बढ़ावा देना, ठीक है जी। अगेन ग्राम पंचायत लेवल पर 5 दिन का डेली वेदर फॉरकास्टिंग मिलेगा, ठीक है जी। डेली वेदर फॉरकास्टिंग मिलेगा एंड टू चेक आर्ली वेदर फॉरकास्ट, ग्राम पंचायत लेवल वेदर फॉरकास्ट, ठीक है, एट विज्ञान भवन, एम्ड एट एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटीज एंड एनहेंसिंग डिजास्टर प्रिपेयरनेस। ऑब्वियसली जब ग्राम पंचायत लेवल पर उनके पास डेली अपडेट होगा तो क्या होगा, वो अपनी खेती बेहतर तरीके से कर पाएंगे, कब बारिश होगी कब नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस बेहतर तरीके से हो सकेगा, ठीक है जी। इससे पहले और कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं? ई ग्राम स्वराज, एफिशिएंट गवर्नेंस, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, मेरी पंचायत ऐप, कम्युनिटी इंगेजमेंट बाय अलाउइंग सिटीजन टू इंटरेक्ट विद लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, रिपोर्ट इश्यूज, और इसके अलावा ग्राम मानचित्र, स्पेशल प्लानिंग टूल दैट प्रोवाइड्स जियो स्पेशल इंसाइट्स फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट आपका इंडिया फर्स्ट एयरपोर्ट बेस्ड सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी पवन चित्र लॉन्च। ये आपका तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे किया गया है। ऑफ ग्रिड है, इंडिजीनियस है, इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी है, भारत में बनाया गया है। सोलर सेल डेवलप्ड बाय CSIR NIIST, ऑफ ग्रिड एयर क्वालिटी मॉनिटर, ठीक है जी। सो ताकि एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया जा सके, सिंपल है जी। चलिए आगे चलते हैं। अन्न दर्पण, FCI इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग अन्न दर्पण पोर्टल टू इंटीग्रेट स्टेट पोर्टल एंड FCI पोर्टल्स टू इंगेज फूड ग्रेन ऑपरेशंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कह लीजिए स्टेप होने जा रहा है, जिसमें कि मॉडर्नाइज किया जाएगा एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट को। कई बार कहा जाता है कि FCI के डिपोज में, स्टेट के जो डिपोज होते हैं उनमें बहुत सारी करप्शन होती है, बहुत सारी लीकेजेस होती हैं, उसको प्लग करने के लिए दिस इज द मोटो। डिपो ऑनलाइन सिस्टम involves the implementation of new microservices, integrated supply chain management system, जिसको अन्न दर्पण कहा गया है, ठीक है जी। कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव है, पूरे के पूरे सप्लाई चेन को जो है स्ट्रीमलाइन किया जाएगा और डिजिटाइज किया जाएगा, ठीक है। सो मंडीज, मिल्स, डिपोज, ठीक है, रीजनल लेवल पर, जोनल लेवल पर, और इसमें जो है FCI हैज एंगेज्ड दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेटर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये एंड टू एंड डिजाइन करेगा, डेवलप करेगा, इंप्लीमेंट करेगा मेंटेनेंस ऑफ अन्न दर्पण सिस्टम। इन शॉर्ट मकसद ये है कि किसी भी तरीके की लीकेज ना हो, करप्शन ना हो, ऑनलाइन डिजिटाइज सिस्टम। प्राइम मिनिस्टर लॉन्च देश का प्रकृति परीक्षण अभियान। सो नेशन वाइड कैंपेन है प्रमोटिंग हेल्थ अवेयरनेस, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ होलिस्टिक वेलबींग एज अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ, ठीक है। डेली लाइफ का एक पार्ट हो हेल्थ अवेयरनेस को लेकर आना। सो लेड बाय श्री प्रताप राव जाधव, यूनियन मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में 4,70,000 डेडिकेटेड वॉलंटियर्स होंगे। कैंपेन मकसद है रेवोल्यूशनाइज करना हेल्थ अवेयरनेस एफर्ट्स को, एंड विल ऑल्सो अटेम्प्ट मल्टीपल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। और इसको इनॉग्रेट किया गया इंडिया फर्स्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद इन न्यू दिल्ली, वहां पर। इसके अलावा ऑल्सो इनॉग्रेटेड फेज 2 ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर लॉन्चेस स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली कैंपेन। सो यहां पर लॉन्च किया गया 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर। सो 4 चीजें थी इसमें मेन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स, ठीक है जी। क्लीनलीनेस का टारगेट, जो कि जनरली हम दिवाली के साथ सब साफ सफाई को बहुत ज्यादा एसोसिएट करते हैं, पूरे घरों की सफाई की जाती है। जनरल क्लीनलीनेस ड्राइव्स, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की भी बात है। पब्लिक इंगेजमेंट विद RRR सेंटर्स, ठीक है जी। RRR, ठीक है, वो नाटू नाटू वाला नहीं, ये है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। स्वच्छता में भागीदारी, फोकस ऑन वोकल फॉर लोकल, ताकि स्वच्छ फूड स्ट्रीट्स, क्रिएटिंग वेस्ट टू आर्ट प्रोजेक्ट्स, लाइट लैंप इनिशिएटिव्स, जो कि जनरली सारी चीजें दिवाली से एसोसिएटेड है। गवर्नमेंट एंड मेटा लॉन्च स्कैम से बचो कैंपेन टू कॉम्बैट ऑनलाइन स्कैम्स। अब देखो इसमें क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा कि कौन सी कंपनी, मेटा मतलब जो कि फेसबुक और आपका इंस्टाग्राम को रन करता है, तो उन्होंने एक गवर्नमेंट के साथ मिलकर प्रोग्राम लॉन्च किया है, स्कैम से बचो, लोगों को जानकारी देना
एक जागरूकता लेकर आना कि कैसे जो है स्कैम से बचा जा सकता है। तो इसमें माइती दैट इज नॉट मणिपुर वाला माइती, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गृह मंत्रालय हमारा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय, और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है और ये गृह मंत्रालय के तहत आता है। ठीक है जी। ये जो है इनके बीच में कोऑर्डिनेशन आएगा। नेक्स्ट आपका लॉन्च ऑफ क्रूज भारत मिशन टू बूस्ट क्रूज टूरिज्म। विदेशों में बहुत ज्यादा ये कह लीजिए प्रचलित है, भारत में थोड़ा कम है, तो इस क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देना। ठीक है जी। सो to set our target very clear, by 2047 we are going to increase the number of our cruise passengers by 50 lakhs, we will do it. Next, so from the Mumbai port ये लॉन्च किया गया। पोटेंशियल ऑफ क्रूज टूरिज्म बहुत ज्यादा है, खासकर इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए भी। डबलिंग द क्रूज पैसेंजर्स बाय 2029। 3 क्रूज सेगमेंट्स हैं, ओशन एंड द हार्बर। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं कि ओशंस में ही क्रूज का आपको सेगमेंट देखने को मिलता है, इवन आपका रिवर्स है, इनलैंड है, आइलैंड है। आज का दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको याद हो लास्ट ईयर वाराणसी से एक आपका कार्गो चला था, या कह लीजिए एक टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, क्रूज टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, उसका नाम आप लिखेंगे। ठीक है, वाराणसी से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है उस पर भी। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल गुजरात, कैबिनेट ने अप्रूव किया नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन की साइट थी, और कई बार आजकल उसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो यहां पर टू शोकेस 4500 ईयर ओल्ड मैरीटाइम हेरिटेज ऑफ इंडिया, द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, और ताकि सेटिंग अप अ वर्ल्ड क्लास नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स ये होगा जब ये बनके तैयार हो जाएगा। लॉन्च ऑफ भारत जेन, फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल इनिशिएटिव है, जो कि दिल्ली में लॉन्च किया गया। देखिए मकसद क्या है, एक आजकल आपने सुना होगा वर्ड जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई है कि आप बोलते हैं कि जी पोएम लिख दे भाई मेरे लिए कोई गाना बना दे, नई नई चीजें, इमेज क्रिएट कर दे, वीडियो क्रिएट कर दे। सो दिस इज बेसिकली जनरेटिव एआई। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंडेड, यहां पर आप देखो भारत डाटा सागर, इंडियन इंडस्ट्री कोलैबोरेशन होगा, रिसर्च एंड इनोवेशन होगा। गवर्नमेंट जो चाहती है कि एआई के जो पोटेंशियल है इसको कैसे टैप किया जाए। सो कंसोर्शियम ऑफ प्रीमियर एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स प्रमोटिंग स्टार्टअप्स, ह्यूमन रिसोर्स एंड स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें यहां पर आएंगी, एंड इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। सो हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड मल्टी मॉडल कंटेंट तैयार हो सके भारत की भाषाओं में, क्योंकि अभी तक जो एआई है ऑब्वियसली वो इंग्लिश में है, और हम भारत सरकार ये चाहती है कि इंडिया की लैंग्वेजेस में, हमारी अपनी लैंग्वेजेस में भी ये डेवलप हो। रिलायंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रेंथन डोमेस्टिक एआई इकोसिस्टम। ठीक है, सो नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 2 साल में कंप्लीट किया जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड स्पेन काउंटर पार्ट लॉन्च C-295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। स्पेन के प्रधानमंत्री भारत आ रखे थे, काफी कह लीजिए पूरा रोड शो भी हुआ। सो अ प्लांट इन वडोदरा वेयर टाटा एडवांस सिस्टम विल मैन्युफैक्चर C-295 एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स। पहला प्राइवेट सेक्टर फाइनल असेंबली लाइन है मिलिट्री एयरक्राफ्ट का भारत में। देखो भारत हमेशा से ये कहता आ रहा है कि भाई आपको हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी होगी, प्रोडक्शन आप भारत में आके करें। ठीक है, तो यहां पर जो है असेंबली होगी, और सो फाउंडेशन स्टोन रखा गया फाइनल असेंबली लाइन का इन 2022। सो इट वाज ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड बाय स्पेनिश एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर नेम्ड कंस्ट्रक्शनिस्ट। सो अब इसको एक्वायर कर लिया है, नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ एयरबस, और 21,000 करोड़ की डील है विद द एयरबस डिफेंस एंड स्पेस टू प्रोक्योर 56 C-295 एयरक्राफ्ट, जो कि रिप्लेस करेंगे इंडियन एयरफोर्स के एवरो 748 प्लेन्स को। तो ये आप देख सकते हैं यहां पर फर्स्ट मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट होगा, विल बी रोल्ड आउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन सितंबर 2026, मतलब अगले लगभग 2 साल में ये आपका लॉन्च हो जाएगा। एंड 5 to 10 टन कैपेसिटी एंड मैक्सिमम ऑफ स्पीड ऑफ 480 किलोमीटर पर आवर। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है, करेंसी यूरो है। ठीक है जी, और स्पेनिश ये रहा आपका।
नेक्स्ट आपका इंडियन रेलवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च रिवाइज्ड एसओपी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल चिल्ड्रन। और इसके अलावा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो फंड होगा इंडियन फंड ऑल इनिशिएटिव्स ऑफ इंडियन रेलवेज टू मेक ऑल रेल ट्रेवल सेफ एंड ट्रैफिकिंग फ्री फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। खासकर वो महिलाएं जो अकेले ट्रेवल करती हैं रेलवेज में, उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाएगा। ठीक है जी। सो इसमें ऑपरेशन, दो ऑपरेशन है, नन्हे फरिश्ते, नाम से क्लियर है, नन्हे फरिश्ते बच्चों के लिए है। ठीक है। और दूसरा है ऑपरेशन आहट, टू हेल्प चिल्ड्रन, सो टू रेस्क्यू चिल्ड्रन हु आर लॉस्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम देयर फैमिलीज। ऑपरेशन आहट है नेशन वाइड एफर्ट टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है जी। और एक ऑपरेशन है ऑपरेशन मेरी सहेली, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिंगल लेडी ट्रेवलिंग ऑन द ट्रेन। तो तीन चीजें हैं इसमें। और इसके अलावा एक निर्भय फंड है फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इनिशिएटिव्स एम्ड एट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। फाइटिंग एनीमिया विद द फोर्टिफाइड राइस। फोर्टिफाइड राइस क्या है, ये अपने आप में क्वेश्चन बनता है। फोर्टिफाइड राइस सप्लाई अप्रूव्ड अंडर ऑल स्कीम्स, 80 करोड़ सिटीजन्स को ये इसका बेनिफिट मिलेगा। देखिए इसमें बेसिकली राइस में जो है असेंशियल न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना। ठीक है। सो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है। सो प्रोसेस ऑफ एडिंग फोर्टिफाइड राइस kernels, so FRK, containing FSSAI prescribed food safety standards authority of India, micronutrients iron, folic acid, vitamin B12 to normal rice in the ratio of 1:100, ताकि ये सारी चीजों की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके ह्यूमन बॉडी में, जो कि नहीं है बहुत सारी इंडियन पॉपुलेशन में। द प्रोसेस डन इन राइस मिल्स एट द टाइम ऑफ मिलिंग ऑफ द राइस। तो जब राइस तैयार, मिलिंग ऑफ राइस होगा तभी ये ऐड किए जाएंगे। यहां पर आप देखेंगे ये है आपका, ठीक है, फोर्टिफाइड राइस। ठीक है, फोर्टिफाइड राइस तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन इशू किया to remove crucial warning labels on iron fortified products for individuals with thalassemia and sickle cell anemia has raised concern। बेसिकली एक इसमें कंसर्न्स भी रेज हुआ कि इन्होंने कहा कि भाई देखो अब आयरन ऐड कर रहे हो, ऑलरेडी अगर किसी को उससे दिक्कत है, मतलब एनीबडी लाइक सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया और अदर रिलेटेड आयरन रिलेटेड डिजीजेस, तो उसको पता हो कि ये नहीं खाना है। ठीक है, बहुत लोगों के लिए बेनिफिशियल है, कुछ कुछ स्मॉल परसेंटेज के लिए नुकसान भी तो होगा, तो उनको भी बताना कि आपको कौन से, मतलब वार्निंग पहले उसमें दी जानी चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका ऑस्ट्रेलिया नॉमिनेटेड एज अ कंट्री ऑफ फोकस एट द 55th IFFI, सो दैट इज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और सो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने कहा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया को नॉमिनेट किया है कंट्री ऑफ फोकस। ये हर साल गोवा में होता है 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में, मोटा मोटा ये टाइम पीरियड है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द एशियाज मोस्ट सिग्निफिकेंट फिल्म फेस्टिवल्स, जो कि हर साल गोवा में होता है। 15th एडिशन ऑफ ITU क्लेडियोस्कोप एकेडमिक कॉन्फ्रेंस, जो कि दिल्ली में होगा। और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, ये आपका दिल्ली में होने जा रहा है, 3 दिन का इवेंट है। और मकसद क्या है, इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है जी। एंड इसमें सो ऑनगोइंग एक आपका ऑलरेडी एक इवेंट चल रहा है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। देखो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली क्या करता है कि टेलीकम्युनिकेशन को लेकर एक बहुत सारी चीजों को स्टैंडर्डाइज करना। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत साल पहले बहुत सारे अलग अलग जब कंपनीज के जो चार्जर्स है ना वो अलग अलग आते थे, तो हम किसी के घर में जाते तो पूछते यार भाई साहब चार्जर भूल गया मैं, आपके पास ये वाला चार्जर है, ये वाला चार्जर है। तो आज भी एप्पल का और बाकी जो मोबाइल फोन्स है उनका चार्जर अलग है, बट अब उसके बाद तो स्टैंडर्डाइज किया गया, यूएसबी पोर्ट को स्टैंडर्डाइज किया गया, बहुत सारी चीजों को स्टैंडर्डाइज किया गया ताकि जो ई वेस्ट है वो जनरेट ना हो। उसके अलावा जो सर्विसेज हैं उसको लेकर बहुत सारी स्टैंडर्डाइजेशन की गई। ये काम जो है इसका होता है। aims to bring together the brightest minds of academia industry, मतलब इससे रिलेटेड जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके जो बेस्ट माइंड्स हैं उनको एक साथ में लेकर आना। और जो अपकमिंग फील्ड्स हैं, 5G 6G पे काम शुरू हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, इन सब को लेकर डिस्कशन करना। ठीक है जी। ये कहां पर हुआ, भारत में ही हुआ ये भी। ठीक है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, प्रगति मैदान, दिल्ली। इंडिया टू होस्ट, ये अगला न्यूज उसी से रिलेटेड है। पहली बार इंडिया जो है हिस्ट्री ऑफ ITO
इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि इंडिया में ये इवेंट हुआ है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया 6G, AI, IoT इन सब पे चर्चा की गई। प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया ITU, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, और ये गवर्निंग कॉन्फ्रेंस है। इस क्या काम करती है मैंने आपको बताया। यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है फॉर डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ऑर्गेनाइज्ड एवरी 4 ईयर्स। और इसमें जो इंडस्ट्री लीडर्स आते हैं, बातचीत होती है, डिस्कशन होती है, फ्यूचर क्या होगा टेलीकम्युनिकेशंस का उसको लेकर बात होती है। नेक्स्ट है आपका अरोहा 2024, ठीक है जी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवांसमेंट इन रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर होलिस्टिक आयुर्वेद। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज कर रहा है पहला फर्स्ट एवर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर होलिस्टिक आयुर्वेद। तो ये अरोहा इसका हो गया, एडवांसमेंट रिसर्च ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर होलिस्टिक आयुर्वेद, अरोहा, ठीक है। और ये 17 से 19 अक्टूबर हुआ। अगेन मकसद क्या है, आयुर्वेद को कैसे बढ़ावा देना, ठीक है। आयुष जो मेडिसिन है हमारा, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की जो हम बात करते हैं, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, ठीक है, इसको बढ़ावा देना। 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज होस्टेड बाय इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। और again, so regulatory authorities, policy makers, health officials, 194 WHO मेंबर स्टेट से यहां पर पार्टिसिपेट किए। ये ऑर्गेनाइज किया गया सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज। मकसद अगेन बहुत क्लियर है कि स्टैंडर्डाइजेशन हो दवाइयों को लेकर, ठीक है जी। Prime Minister Modi to attend अभिधम दिवस सेलिब्रेशन एंड पाली क्लासिकल लैंग्वेज रिकॉग्निशन इन न्यू दिल्ली। सो ये होस्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन एसोसिएशन विद इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, और विटनेसिंग पार्टिसिपेशन फ्रॉम अकेडमिशियंस एंड मॉन्क्स फ्रॉम 14 कंट्रीज। सो पाली लैंग्वेज मैंने आपको आज के ही सेशन में पहले भी बताया कि पाली लैंग्वेज, देखो बुद्धिज्म के राइज में ना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कहा जाता है कि उस समय पर एक जो एलीट वर्ग था और एक जो कॉमन मासेस थे, उनके बीच में डिफरेंस था, लैंग्वेज का बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो उन्होंने बुद्धिज्म के राइज में, बुद्धिज्म ने जो है पाली, जो कि आम लोगों की भाषा थी, उसको चुना, ठीक है, अपने संदेश को पहुंचाने के लिए। तो दैट इज हाउ पाली गॉट बूस्ट ऑल्सो, एंड दैट इज हाउ द बुद्धिज्म गॉट बूस्ट ऑल्सो, ठीक है। तो यहां पर जो है बुद्धिज्म में एक बहुत कह लीजिए इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है पाली। सो यूनियन कैबिनेट ऑन October 3 अप्रूव्ड टू कॉन्फर द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज टू मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज एंड बंगाली। तो 11 लैंग्वेजेस अब हो चुकी हैं। अभिदम दिवस जो है किसको कहा जाता है, ये बेसिकली कहा जाता है कि डिसेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा फ्रॉम द सेलेस्टियल रियल, ठीक है, जब वो धरती पर आए और जो है उन्होंने अपने अपना ज्ञान जो है लोगों तक पहुंचाया, ठीक है। सो सन किसिया बसंतपुर इन फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश सिग्निफाइज द बुद्धा's रिटर्न टू द ह्यूमन वर्ल्ड टू शेयर दीज एडवांस टीचिंग्स विद हिज डिसाइपल सरिपुत्र, ठीक है। और इसके अलावा अभिधम दिवस कोइंसाइड्स विद द Pavaran festival, which signifies the end of first rainy retreat. नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया कर्म योगी सप्ताह। देखो कर्म योगी जो इनिशिएटिव है वो लिया गया है सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए, टू एनहांस सिविल सर्वेंट्स कैपेसिटी डेवलपमेंट। सो कर्म योगी सप्ताह नेशनल लर्निंग वीक लॉन्च्ड ऑन October 19 एट डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली। सो इनिशिएटिव है टू बॉल्स्टर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी डेवलपमेंट फॉर सिविल सर्वेंट्स अक्रॉस नेशन। लॉन्च इन सितंबर 2020, मिशन कर्मयोगी का मकसद है फ्यूचर रेडी सिविल सर्वेंट्स करना अकॉर्डिंग टू इंडियन वैल्यूज व्हाइल अडॉप्टिंग अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो एक जैसे कहते हैं ना कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग चलती रहनी चाहिए व्हाइल इन द सर्विस। प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्टिसिपेट्स इन स्वच्छ भारत दिवस 2024 एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। सो स्वच्छ भारत दिवस मार्किंग द 10th एनिवर्सरी ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। ये काफी बड़ा प्रोग्राम था, उस समय पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी, आज भी चर्चा होती है, बट उस समय पर यह चर्चा थी कि हाँ, लाल किले से खड़े होकर प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी, स्वच्छता की बात कही थी, टॉयलेट्स की बात करी थी। ये पहली बार ऐसा हुआ था। सो October 2 को जब गांधी जी का कह लीजिए गांधी जयंती होती है, उनका जन्म दिवस होता है, उसको कमेमोरेट करने के लिए ये शुरुआत की गई थी। वो गांधी जी स्वच्छता पे काफी फोकस करते थे। 2 की कंपोनेंट स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एंड स्वच्छ भारत मिशन अर्बन।
नेक्स्ट आपका साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, छत्तीसगढ़ बेस्ड सब्सिडरी है कोल इंडिया की, इन्होंने इनॉग्रेट किया कंट्री का 216th अमृत। अमृत क्या है? अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट फार्मेसी। सो एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, जेनेरिक और लाइफ सेविंग मेडिसिन को लोगों तक लेके जाना। वही पैरासीटामोल जो है ब्रांडेड में और जेनेरिक मेडिसिन में जमीन आसमान का फर्क है प्राइसेस में, मतलब इट इज लाइक नॉट इवन 10% ऑफ द सो कॉल्ड ब्रांडेड मेडिसिन। ठीक है, तो वो सारी मेडिसिन जो है लोगों तक पहुंचे, जेनरिक मेडिसिन। ओके, नेक्स्ट आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बिकम्स द 14th महारत्ना सीपीएसई। अभी देखो हर महीने के सेशन में हम ये महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 जरूर पढ़ते हैं। सो मैंने पहले भी डिस्कस किया, दोबारा बता देता हूं कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उनको ऑटोनॉमी देने के लिए कि वो जो है कॉर्पोरेट तरीके से चले, उनको कैटेगराइज किया जाता है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, स्पेशली इन द लास्ट 3 इयर्स। उनको कैटेगराइज किया गया है 4 कैटेगरीज में, मिनी रत्ना कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, नवरत्ना एंड देन सबसे बड़ा महारत्ना। ठीक है, तो महारत्ना में कितनी अब एंटरप्राइजेस हो गए हैं? 14 के लीजिए एंटरप्राइजेस हो गए हैं। सो ये शुरू किया गया था 1997 में, ग्रांटेड पावर्स इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, जॉइंट वेंचर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो उनको कई सारे, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटोनॉमी दी जाती है कि कहां खर्चा करना है, कौन से जॉइंट वेंचर्स करने हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर काफी ऑटोनॉमी मिलती है। सो रिकॉग्नाइज दोस पोटेंशियल टू बिकम इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज। और ये 1940 में स्टैब्लिश हुई थी हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड इन बेंगलुरु बाय विजनरी वालचंद हीराचंद। कंपनी एम टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट डोमेस्टिकली, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसमें शेयर होल्डर बनती है, एज्यूमिंग फुल मैनेजमेंट कंट्रोल। फिर 1964 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड जो है इसमें एमेलगेमेट होती है, मतलब इसमें मर्ज की जाती है, और इसका नाम बन जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो एचएएल। ठीक है, उसके बाद क्या बन गया? ये एचएएल बन गया। और सो भारत के लिए एलसीए नेम्ड तेजास एंड लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो है आर्म्ड फोर्सेस के लिए इन्होंने बनाए हैं। और कंपनी है प्रीवियसली कॉन्फर्ड द नवरत्ना स्टेटस। इसमें क्या होता है कि अगर पिछले 3 सालों में एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ का है, एवरेज एनुअल जो नेटवर्थ है वो 15,000 करोड़ से ज्यादा है, और नेट प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स जो है 5,000 करोड़ से ज्यादा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? महारत्ना का स्टेटस दिया जाएगा। सो ग्लोबल प्रेजेंस, सो कंपनी शुड हैव सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल ऑपरेशंस और ग्लोबल प्रेजेंस। नेक्स्ट आपका इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैज रिमूव्ड ब्लाइंड फ्रॉम द लेडी जस्टिस स्टैचू, और इसमें जो इनके हाथ में तलवार थी वो भी हटा दी गई और उसकी जगह क्या रख दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन की किताब जो है हाथ में पकड़ाई गई है। अब ये इसकी सिंबॉलिक वैल्यू है। देखिए सिंबॉलिक वैल्यू ये है कि एक मूवी बन गई थी, ठीक है, ये अंधा कानून है, ठीक है, अमिताभ बच्चन की 80s में एक मूवी आई थी। नॉट एग्जैक्टली ये पट्टी इसलिए नहीं बांधी गई थी कि ये अंधा कानून है, ये मतलब वो बेसिकली वो मैसेज उसको पोर्ट्रे किया गया कि ये अंधा कानून है, बट ऐसा नहीं है। इट वाज मेंट टू इंश्योर द इम्पार्शियलिटी, कि वो नहीं देख रहा, वो सबको जो है बराबरी से देख रहा है, वो तोल रहा है, मतलब ठीक है, इक्वालिटी देख रहा है वो, ठीक है, वो किसी को फेवरेटिज्म नहीं कर रहा है। अब ये थोड़ा इसको पॉज, मतलब एक तो देखो दो चीजें हैं। अगर आप फंडामेंटल राइट्स को देखोगे तो लिखा गया स्टेट शैल नॉट डू दिस। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थोड़े पॉजिटिवली वर्डेड है, स्टेट शैल डू दिस। सिमिलरली यहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये पहले ये था कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, या फिर ऐसे कह लो कि फेवरेटिज्म नहीं किया जाएगा किसी को, इसलिए पट्टी बांधी गई है, ठीक है, वो देख ना सके ये कौन है, उसके लिए मतलब सब बराबर हैं। अब ये है कि वो देख रहा है, वो देख के कह रहा है कि सब बराबर है मेरी नजर में, पॉजिटिवली वर्डेड है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब एक तरीका है कहने का बात। और दूसरा ये है कि जस्टिस कैसे है? तलवार जी नहीं, संविधान के अकॉर्डिंग होगा सारी चीजें। अगेन ये थोड़ा पॉजिटिव कॉनोटेशन है, दोनों चीजों में पॉजिटिव कॉनोटेशन है कि सबको समान नजरों से देखना, और एक है किसी के को फेवरेट नहीं करना, फेवरेटिज्म नहीं करना, तो वो नेगेटिवली वर्डेड हो गया, ये पॉजिटिवली वर्डेड है। दूसरा केस क्या है कि तलवार की जगह कॉन्स्टिट्यूशन की किताब, जो हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस है या जो जस्टिस सिस्टम है, वो पहले पीनल सिस्टम था, पनिशमेंट वाला सिस्टम था, अब रिफॉर्मेटिव जस्टिस सिस्टम है। हम इसीलिए जेल को कई बार लिखा जाता है सुधार घर, ठीक है, सुधारना किसी व्यक्ति, क्राइम और क्रिमिनल बोथ आर डिफरेंट।
कि अगर सुधारें तो उसको दोबारा से मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाया जा सकता है। तो ये एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। अब आप कहोगे कि नहीं फलाना 4 केस कर दोगे कि जी इस केस में ऐसा होता है, इस केस में अगर कोई कह लीजिए ग्रीवियस इंजरी है, मर्डर है, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है, वो अलग चीजें हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो अप्रोच है वो रिफॉर्मेटिव जस्टिस की है। क्लियर है? तो ये सिंबॉलिक है दोनों चीजें, बट इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, इंपॉर्टेंट मैसेज है। और दूसरा कॉलोनियल जो माइंडसेट है वो कहते हैं ना कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी वाला, वो नहीं है। मतलब वो तलवार नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है हाथ हाथ में। ठीक है जी। चलिए, तो ये हो गया आपका ये आपका इसमें पॉइंट्स मेंशन किए गए। नेक्स्ट आपका सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स कास्ट बेस्ड प्रैक्टिसेस इन प्रिजन मैनुअल्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टेट्स के जो प्रिजन, जो जेल हैं या सुधार घर हैं, उनके मैनुअल्स में ये लिखा गया कि जी कुक जो होगा वो एक पर्टिकुलर जाति का होगा, जो वॉशरूम साफ करेंगे वो एक पर्टिकुलर जाति के होंगे। तो ये सीधा सीधा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के सीधा सीधा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको ठीक किया जाए। ठीक है, तो ये जो है सो प्ली फाइल्ड बाय जर्नलिस्ट सुकन्या शांता challenged various provisions in the state prison manuals on the ground of being violative of Article 14, right to equality, right against discrimination, untouchability, right to life, ठीक है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं जो है आपका इसके अगेंस्ट में है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ओनली अपर कास्ट कुक फूड, शेड्यूल कास्ट, स्पेशली मेहताज क्लीन टॉयलेट्स, ये सारी चीजें जो हैं वायलेटिव हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा। नेक्स्ट आपका सुप्रीम कोर्ट रूल्स दैट लॉ ऑन प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस विल प्रिवेल ओवर द पर्सनल लॉज। सुप्रीम कोर्ट सेड जो प्रोहिबिशन है चाइल्ड मैरिज एक्ट कैन नॉट बी स्टंटेड बाय ट्रांजिशंस अंडर एनी पर्सनल लॉ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है कि देखो बात चली कि एक तरफ पर्सनल लॉज हैं, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ठीक है, अलग अलग धर्मों के दो अब चर्चा भी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट बट सिमिलर टू दिस ओनली। दूसरी तरफ एक आपका चाइल्ड मैरिजेस एक्ट है कि प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन दोनों एक्ट्स में जो चाइल्ड मैरिजेस एक्ट है वो ऊपर रहेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि वो सुपरसीड करेगा पर्सनल लॉ से, क्योंकि मोटो यहां पर पर्सनल लॉ को हार्म पहुंचाना नहीं है, मोटो ये है कि चाइल्ड मैरिजेस ना हो। ठीक है, सो अंडर एनी पर्सनल लॉ ऑब्जर्व्ड मैरिजेस इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन वायलेट द फ्री विल टू चूज अ लाइफ पार्टनर, क्योंकि सीधा सीधा जो है उनकी हेल्थ से रिलेटेड है, उनकी फ्री विल से रिलेटेड है, उनकी चॉइस से रिलेटेड है। सो अ बेंच कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस बीवी Pardiwala and Manoj Mishra further issued a slew of guidelines for the effective implementation of law on prevention of child marriages in the country. Next आपका इंडियन टेक आधार कार्ड इज नॉट अ वैलिड डॉक्यूमेंट टू डिटरमिन एज। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बात कही बहुत क्लियरली। देखिए ये कहा गया कि जो 10th एक तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है और जो 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपकी जो एज लिखी रहती है वो है आपका सही वैलिड प्रूफ। ठीक है, आधार कार्ड जो है वैलिड प्रूफ नहीं है। एक्चुअली पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक कह लीजिए केस आया था, एक एक्सीडेंट हुआ, उसके इंश्योरेंस को लेकर था और ट्राइब्यूनल ने डिसीजन दिया था कि नहीं आधार कार्ड वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा वैलिड डॉक्यूमेंट है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी नहीं है। ठीक है, कानून के तहत जो है ये नहीं है। सो पर्सन डिसीज पर्सन हैड टू बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड इन द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में जो मेंशन है या कह लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट, बट यहां पर जो है आधार कार्ड विच कैन बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश आइडेंटिटी इज नॉट पर से प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, मतलब उसको कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना जा सकता। ठीक है, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका बहुत अगेन एक बहुत अच्छा जजमेंट आया है, ब्रेस्ट फीडिंग अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। केरल हाई कोर्ट ने देखो जो आर्टिकल 21 है ना, इसकी जो इंटरप्रिटेशन है राइट टू लाइफ की, ये बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन की गई है बाय द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब किसी एक पर्टिकुलर केस में नहीं, अलग अलग केसेस में बहुत सारी चीजें, जैसे राइट टू हेल्थ है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट है, राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, ये बेसिक चीजें भी ऐड की गई हैं राइट टू लाइफ में।
अब इसमें एक और चीज ऐड की गई है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट राइट टू लाइफ है, खासकर बच्चे के लिए, जो नवजात शिशु है उसके लिए। सो while questioning a order of child welfare committee handing over the custody of breastfeeding infant to the father, ये कहा गया कि एक मदर का राइट है, ठीक है, एक जो है मदर का राइट है टू ब्रेस्ट फीड एंड दैट ऑफ द बेबी टू बी ब्रेस्ट फीडेड इन द फेसेट्स ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मां का भी कह लीजिए राइट है और बच्चे का भी राइट है टू गेट द मदर्स मिल्क। ये जो है केरल हाईकोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दी गई है। चलिए, सो आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है, 13 के कौन कौन से कह लीजिए कोई लॉ जो है फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकता, ये आपके फंडामेंटल राइट्स में आता है, ये चीज कही गई है। गवर्नमेंट लॉन्चेस के कांडा एक्सप्रेस फ्रॉम द नासिक टू दिल्ली टू मीट अनियन डिमांड अहेड ऑफ दिवाली। ये देखा भी गया, मतलब प्याज के जो प्राइसेस, अनियन के प्राइसेस काफी शूट अप किए। तो ये जो है मेनली आता है महाराष्ट्र नासिक से, और यहां पर जो है 1600 टन बफर स्टॉक भेजा जाएगा बाय रेलवेज फ्रॉम महाराष्ट्र टू दिल्ली, फर्स्ट सच इनिशिएटिव यूजिंग रेल ट्रांसपोर्ट फॉर किचन स्टेपल। मतलब कह लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट, और ये इन्फ्लेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहा भी जाता है कि प्याज एक ऐसी चीज है जो सरकार के भी आंसू ला देता है, ठीक है, जब इसके प्राइसेस बढ़ने लगते हैं तो पूरी सरकार हो जाती है कि प्याज को कैसे रोका जाए, प्याज के प्राइसेस को। ये एक बहुत बड़ा इशू बना था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके समय पे प्याज के प्राइसेस, मतलब आप ये समझ के चलिए, ये आज से 24-25 साल की पहले की बात है। द प्राइसेस वेंट अप टू 100 रुपीज केजी एट दैट टाइम, ठीक है। तो हाहाकार, लिटरली हाहाकार था पूरा, ठीक है। और तो ये जो है रेलवे चलाया गया है। ओके, इंडिया एक्सपेल्स 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स आफ्टर रिकॉलिंग हाई कमिश्नर। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो चुका है। देखो, हाई कमिश्नर को, अच्छा, एक पहला पहला पॉइंट तो ये है कि हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में क्या फर्क होता है। कुछ फर्क नहीं होता जी। जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, जो ब्रिटिश कॉलोनीज थे किसी समय पर, उनमें जो हमारा हाईएस्ट कह लीजिए सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट होते हैं, उनको हम बोलते हैं हाई कमिश्नर, और बाकी जगह एम्बेसडर बोला जाता है। तो आप यूएस में, फ्रांस में देखेंगे तो एम्बेसडर वर्ड यूज होगा, यूके में, साउथ अफ्रीका, कीनिया, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे हाई कमिश्नर वर्ड आपका यूज होगा, ठीक है। कनाडा हाई कमिश्नर वर्ड यूज होगा। अच्छा, अब वापस बुलाना, क्योंकि जो आरोप लगाया गया, जो प्रधानमंत्री ट्रूडो हैं कनाडा के, उनके द्वारा भारत की सरकार पर के वहां के जो कैनेडियन सिटीजन थे हरदीप सिंह निज्जर, उनकी हत्या में जो है भारत सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें उन्होंने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को रखा जो हाई कमिश्नर है। और भारत सरकार ने कहा कि अब हमारे डिप्लोमेट्स की सुरक्षा पर बनी आई है, ठीक है। तो जो है अब इस चीज को देखते हुए कि हमारे डिप्लोमेट्स को किसी तरीके का जान माल का खतरा ना हो, तो उनको जो है वापस बुलाया गया है। तो ये एक कह सकते हैं कि इंडिया कनाडा रिलेशंस का लोएस्ट पॉइंट है। किसी देश में जब डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया जाता है तो प्रैक्टिकली कहें तो आपकी बातचीत खत्म हो चुकी है उस देश के साथ, ठीक है। ये किसी भी देश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस का मतलब लोएस्ट पॉइंट माना जाता है। सो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ 2023 हरदीप सिंह निज्जर, कैनेडियन सिटीजन। तो ये काफी बड़ा इशू चल रहा है। इंडिया देन प्रोसीडेड टू विड्रॉ इट्स हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा एंड अदर सीनियर डिप्लोमेट्स एंड एक्सपल्शन ऑफ 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स। अब इसको लेकर भी बात चल रहा है, कनाडा की मीडिया में देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि हमने इंडिया के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया है, हमने कहा कि हमने बुलाया है, आपने एक्सपेल नहीं किया, ठीक है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, ये अलग कंट्रोवर्सी है, बट द आइडिया इज कि इंडिया कनाडा रिलेशंस लोएस्ट पॉइंट पे चल रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें एनआईए नोट्स दैट निजर वाज इनिशियली एसोसिएटेड विद बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जो कि एक सिख सेपरेटिस्ट ग्रुप है, लिस्टेड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अलावा 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देन अनाउंस्ड निजर हैड बिकम द चीफ ऑफ खालसा खालिस्तान टाइगर फोर्स ग्रुप और एक्टिवली इन्वॉल्व था ऑपरेशनलाइजिंग नेटवर्क, ट्रेनिंग एंड फाइनेंसिंग द इट्स मेंबर्स। चलिए, तो ये हो गया आपका। अच्छा, इसमें 5 आइज कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म बहुत ज्यादा चल रहा है। 5 आइज कंट्रीज में बेसिकली यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ठीक है। 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जिनको एंग्लो सैक्सन कंट्रीज भी कहा जाता है, ठीक है, जो बेसिकली पहले यूके की कॉलोनीज थी। इवेंचुअली आज के समय पर इन पांचों देशों को यूएस लीड करता है। इनके बीच में बहुत ज्यादा क्लोज पार्टनरशिप मानी जाती है। हर चीज की इंटेलिजेंस ये एक दूसरे देशों के साथ शेयर करते हैं।
यूएस की ही एक्सटेंशन मानते हैं इन सारे देशों को, मतलब ठीक है। और इन्होंने जो अब अपनी वहां की जो पार्लियामेंट की कमेटी है उसमें कहा भी कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था। पिछले साल जब इन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर, अपने पार्लियामेंट में, कनाडा की पार्लियामेंट में ये कहा कि भारत सरकार का सीधा इन्वॉल्वमेंट है, तो अब उन्होंने माना कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था। ठीक है, हमें फाइव आईज इंटेलिजेंस ने ये कहा था कि ऐसा हमारे पास रिपोर्ट है। ठीक है, दो चीजें होती है, एक रिपोर्ट होना, ठीक है, एक होता क्रेडिबल एविडेंस होना। क्योंकि जब आप पार्लियामेंट में खड़े होकर दूसरे देश पे आरोप लगा रहे हो तो आपके पास एक क्रेडिबल एविडेंस होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी एलिगेशन होता है। Okay, so multilateral intelligence sharing network of 20 different agencies of 5 English speaking countries and intelligence documents shared between the members, इसको सीक्रेट रखा जाता है। ये है 5 आईज। ओके, सो कनाडा की कैपिटल ओटावा है, कैनेडियन डॉलर। ठीक है जी, ये आपके कुछ इसमें फीचर्स हैं। नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंसेस जमाइका मार्क इन दिल्ली स्ट्रेंथनिंग डिप्लोमेटिक टाइज। जमाइका अगर आप देखेंगे एक आइलैंड है यहाँ पर, ठीक है जी, जो आपका कैरेबियन आइलैंड्स, ठीक है। वेस्ट इंडीज की टीम अगर आपने देखी होगी तो वेस्ट इंडीज की टीम एक्चुअली किसी एक देश की टीम नहीं है, वो बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज की एक साथ एक टीम है वेस्ट इंडीज की। तो उसमें जमाइका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो है, अनाउंस द रीनेमिंग ऑफ द रोड इन फ्रंट ऑफ द जमाइकन हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली एज जमाइकन रोड। ठीक है, तो उसको जो उनके सामने की जो रोड है, मतलब जो हाई कमीशन है जमाइका का इंडिया में, उसके सामने की रोड को जमाइकन रोड कहा गया, जमाइका रोड कहा गया। तो ये बेसिकली उस देश को आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है जी, उस देश के साथ अपने रिश्तों को मजबूती दे रहे हैं, ये एक उसका सिग्नल है। सो थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड इन द कैरेबियन सी आफ्टर क्यूबा एंड हिस्पैनियोला। सो क्रिस्टोफर कोलंबस ने पहली बार साइट किया था, इसको सेंटियागो कहा था, बट बाद में चलकर जो है, जो इसका ओरिजिनल नेम था जमाइका, वही कंटिन्यूड रहा। इंडिया इनॉग्रेट्स फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर बायोपॉलिमर्स इन पुणे, और फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर बायोपॉलिमर्स एट जेजुरी पुणे। क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकता है बायोप्लास्टिक्स कैन लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत बड़ा मुद्दा है दुनिया भर में, नॉट जस्ट इन इंडिया, और इसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है बायोप्लास्टिक। बायोप्लास्टिक बेसिकली नाम से क्लियर है, जो जो बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, सो पेपर है, जो बाकी चीजें हैं बायोडिग्रेडेबल हैं, तो वैसे ही बायोप्लास्टिक्स हो, तो उसमें बायोपॉलीमर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो एफर्ट इन डेवलपिंग इंडिजिनियस इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीलैक्टिक एसिड बायोप्लास्टिक। ठीक है, मकसद ग्रीन ग्रोथ है, नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी है। लाइफ एक सरकार के द्वारा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट का मकसद यही था कि हमें अपने पूरे लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत है, ताकि हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम। ठीक है, हम इंडिविजुअल लेवल पर जो कार्बन इमिशंस कर रहे हैं वो हम कम करें। नेक्स्ट आपका फर्स्ट एवर कोल गैलरी इनॉग्रेटेड एट नेशनल साइंस आर्ट इन न्यू दिल्ली। सो यूनियन कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने ये बात रखी, फर्स्ट एवर कोल गैलरी एट नेशनल साइंस सेंटर इन न्यू दिल्ली। ठीक है, सो बेसिकली कोल इंपॉर्टेंट रहा है, जिसको एक समय पर ब्लैक डायमंड भी कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, और बट धीरे धीरे पूरी दुनिया के देश इसको फेज आउट कर रहे हैं कोल को, अनवीलिंग द डेप्थ्स, बट हमारे देश की ग्रोथ में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है कोल एनर्जी का। इंडिया का पहला हाई स्पीड ट्रेन, ठीक है जी, स्टेट रन बीईएमएल लिमिटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड कमीशनिंग का 2 हाई स्पीड ट्रेन का। अब देखो इसमें ना, ये जो ट्रेन आनी थी जापान से, पर जापानीज कंपनीज ने बहुत इसमें पैसा मांगा, जो कि वी आर नॉट रेडी टू गिव। ठीक है, सो प्लान टू हैव जापानीज E5 सीरीज शिनकानसेन हाई स्पीड ट्रेन, बट ड्यू टू हाई प्राइसेस कोटेड बाय द जापानीज कंपनी, इस चीज को विड्रॉ किया गया और कहा गया कि हम भारत में बनाएंगे इसको। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट दिया गया है बीईएमएल लिमिटेड को, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आप देख सकते हैं, और इसकी टॉप स्पीड होगी 280 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑपरेट मोटा मोटा 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये ऑपरेट करेगा। और इंडिया का जो एम्बिशियस 508 किलोमीटर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा मुंबई टू अहमदाबाद, उसमें ये सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा। और इसके अलावा भारत की पहली एयर ट्रेन आने जा रही है दिल्ली एयरपोर्ट पर, यह भी इंटरेस्टिंग है। दिल्ली एयरपोर्ट पे अगर आप में से कोई आया है या फ्यूचर में जब भी कोई आएगा, तो आप इस चीज को नोटिस कीजिएगा, या कई लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, खासकर T3 जो टर्मिनल है, टर्मिनल 3 जो है, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट
जो कहा जाता है, तो उसमें बहुत ज्यादा चलना पड़ता है। और कह लीजिए स्पेशली पार्किंग से एयरपोर्ट के गेट तक, फिर आगे जो है जो टर्मिनल्स बने हुए हैं, ठीक है, जो बोर्डिंग गेट्स बने हुए हैं, तो उसमें जो है ट्रेन चलाई जाएगी। ये इंटरेस्टिंग है। सो दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेट टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट एयर ट्रेन सिस्टम, enhance air connectivity between airport terminals, parking area, various facilities. So innovative system है to significantly reduce the travel time within the airport. एयरपोर्ट के अंदर ट्रेवल टाइम को रिड्यूस करना। सुनने में आपको अजीब, कई लोगों को अजीब लग रहा होगा कि मतलब अच्छा एयरपोर्ट, जी हाँ बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, उसमें भी ट्रेवल करना अपने आप में जो है उसके लिए फैसिलिटीज लेकर आना, ग्रेटर कन्वीनियंस ऑफ पैसेंजर्स के लिए। और ये सिर्फ लग्जरी नहीं है, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि जैसे खासकर दिल्ली एयरपोर्ट पे आप देखेंगे, एक कहा जाता है कि एवरेज जो टाइम है पैसेंजर का फाइनली जो वो बोर्ड करता है फ्लाइट को, उससे पहले का जो पूरा प्रोसेस है, सिक्योरिटी चेक इन, बोर्डिंग गेट तक पहुंचना, पूरा जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा टाइम है, काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अगर ये टाइम रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली इससे कन्वीनियंस होगी, इससे ओवरऑल कह लीजिए पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ेगा और ओवरऑल टाइम सेव होगा पूरे कह लीजिए देश का, ठीक है, लोगों का जो भी ट्रेवल कर रहे हैं। फिर विल हैव 4 स्टेशंस कवर अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 7.7 किलोमीटर और 2000 करोड़ की इसकी लागत होगी। गवर्नमेंट अप्रूव्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जॉइंट वेंचर विद इजराइल एरोस्पेस। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज जो कि हमें IAI, जो कि हमें बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट देता है, उसके साथ जो हमारी नवरत्ना डिफेंस PSU है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन्होंने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाने जा रहे हैं, जॉइंट कंपनी बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा बेल IAI एरो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये ऑफिस दिल्ली में है। विल बी द सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर एक्सटेंडिंग लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट सपोर्ट टू द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ऑफ इंडिया डिफेंस फोर्सेस। ठीक है जी। और सो पाथ ब्रेकिंग एंड मिसाइल सिस्टम दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वैरायटी ऑफ एरियल थ्रेट्स, ये जॉइंटली डेवलप किया जाएगा। इट वाज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडियन सॉरी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज DRDO फॉर इंडिया डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, जो जिसमें ऑब्वियसली जो भी इक्विपमेंट्स बनाए गए वो आपका आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए यूज किया जाता था। ये 1954 में स्टैब्लिश किया गया था बेंगलुरु कर्नाटका में। बेल फोकसेस ऑन मैन्युफैक्चरिंग एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स फॉर बोथ ग्राउंड एंड एरोस्पेस एप्लीकेशंस। नेक्स्ट आपका बेल, सो दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड टू एंटर स्पेस सेक्टर, एग्रीमेंट साइन किया है कनाडा की रेलिया सेट के साथ। ठीक है, और टू कोलैबोरेट इन द एरिया ऑफ स्पेस प्रोडक्ट, कनाडा की कंपनी है। ओके, इंडिया एक्सपोर्ट्स राइज 4.86% टू $393 बिलियन फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर। और फर्स्ट हाफ ऑफ जो है 2025, जो ये जो साल चल रहा है, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ा है। ओवरऑल इंपोर्ट जो है 6.89% बढ़े हैं। तो एक्सपोर्ट निर्यात बढ़ा है तो आयात भी बढ़ा है, आयात ज्यादा बढ़ा है, तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। ठीक है, बट इंडिया का जो टारगेट है ना, वो टारगेट है $1000 बिलियन का, मतलब $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करने का। अभी हम लगभग 400 के पास पहुंचे हैं। अभी कहते ना काफी लंबा समय तय करना है। अशफाक उल्ला खान 2030 तक का टारगेट है वो। अशफाक उल्ला खान, ठीक है जी, फ्रीडम फाइटर, इंडिपेंडेंस, हमारे रेवोल्यूशनरी रहे हैं। 1900 में इनका जन्म हुआ, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। ही वाज अ फ्रीडम फाइटर हु एक्टिवली फोर्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस। वेरी फेमस HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है जी, पहले वो HRA थी, बाद में HSRA बनी। ठीक है, टू ऑर्गेनाइज आर्म्ड रेवोल्यूशन टू अचीव द कंट्रीज फ्रीडम। काकोरी ट्रेन जो एक्शन था, ठीक है, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ही वाज हैंग्ड ऑन 19 दिसंबर 1927 एट फैजाबाद जेल। पीएम मोदी पेज ट्रिब्यूट टू जयप्रकाश नारायण या सिंपली JP नानाजी देशमुख ऑन देयर बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है जी, जयप्रकाश नारायण जिनका योगदान रहा क्विट इंडिया मूवमेंट में, उसके बाद इनका बहुत बड़ा योगदान रहा इमरजेंसी के समय पर। ठीक है जी, लिटरली कहें तो इंदिरा गांधी की सरकार को हिला दिया इन्होंने उस समय पर, और इन्होंने टोटल रेवोल्यूशन की उस समय पर बात की थी। ठीक है, फिर इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के बाद फिर दोबारा चुनाव हुए, पहली बार केंद्र में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो है पावर में है। कुछ समय तक ही चली, वो ज्यादा लंबा समय चल नहीं पाई, बट दैट वाज द थिंग। बाद में 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं, तब इनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न से नवाजा जाता है। राम से रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1965 में इनको पब्लिक सर्विस के लिए मिला।
नानाजी देशमुख के बारे में बात करें, फाउंडर मेंबर ऑफ द जनता पार्टी एंड द मेंबर ऑफ राज्यसभा। भारत रत्न इनको मिला रिसेंटली 2019 में। एंड इन्होंने पहला सरस्वती शिशु मंदिर जो है जो आरएसएस से रिलेटेड कह लीजिए स्कूल्स माने जाते हैं, वो उन्होंने स्टैब्लिश किया गोरखपुर में 1950 में। ठीक है, फाउंडर ऑफ दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन चित्रकूट। नेक्स्ट आपका महान स्वतंत्र सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने विदेश में रह के भारत की मूवमेंट को लीड किया। वॉज बॉर्न ऑन 4 अक्टूबर 1857 इन गुजरात, इंस्पायर्ड बाय बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती, हर्बर्ट स्पेंसर। फाउंडेड द इंडियन होम रूल सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका। इंडिया हाउस एंड द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट इन लंदन। ये इंडिया हाउस इनका इतना फेमस था कि जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे वो सब यहीं पर आकर मीटिंग करते थे। तो इनका घर एक तरीके से कह लीजिए वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था जहां पर सारे रेवोल्यूशनरीज आते थे, और ब्रिटिश एजेंट्स भी खास इन पे मतलब कह लीजिए स्पाइंग करते थे। ये बहुत सारी आपको ऐसी जानकारी मिलती है। पब्लिकेशन जर्नल कॉल्ड इंडियन सोशियोलॉजिस्ट इन्होंने इनका रहा है। ठीक है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है आपका। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे आर्य समाज, 1930 में इनका जो है देहांत होता है। 100 साल जो है पूरे होंगे अगले साल आरएसएस के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू नेशनलिस्ट वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, और इन नागपुर बाय डॉक्टर के बी हेडगेवार इन रिस्पॉन्स टू परसीव्ड थ्रेट टू हिंदू कल्चर एंड सोसाइटी ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के समय पर बाद में चलकर जो है सो आइडिया ये है कि प्रमोट द आइडिया ऑफ हिंदुत्व। जो प्रेजेंट गम कह लीजिए रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसका आइडियोलॉजिकल गुरु या आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। नेक्स्ट आपका 4 replicas of Konark wheels made of sandstone have been installed at राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर एंड अमृत उद्यान। नेक्स्ट आपका replicas of Konark wheels at राष्ट्रपति भवन टू शोकेस इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। तो 4 जो रेप्लिकास थे कोनार्क व्हील के मेड ऑफ सैंडस्टोन हैव बीन इंस्टॉल्ड एट राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर एट एंड अमृत उद्यान। ये जो कोनार्क व्हील का इंस्टॉलेशन है, मकसद क्या है? ऑब्वियसली टू प्रमोट कल्चर, टू रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री। और जो कोनार्क सन टेम्पल है जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इट इज अ कल्मिनेशन ऑफ ओडिशन टेम्पल आर्किटेक्चर। और ये बनाया गया था टू फॉर द सूर्य देवता। ठीक है जी, कोनार्क व्हील्स आर सिंबल्स ऑफ इंडियाज कल्चरल लेगेसी, ये आप देख सकते हैं। एंड सो ऑल्सो कॉल्ड सूर्य देवालय। ठीक है, देव आल्य, आल्य मतलब घर। ठीक है, सूर्य देवता का घर। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू हिंदू गॉड सूर्य। सो टेक्सचुअल एविडेंस इंडिकेट्स नरसिम्हा वन who reigned between 1238 to 1264। तो लगभग 800 साल पहले ये मंदिर बनाया गया था। ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी बिल्ड द टेम्पल इन 1250। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1984 इसको डिक्लेयर किया गया। उड़ीसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर या कलिंग आर्किटेक्चर इसको के रूप से जाना जाता है। ठीक है जी, सो अपीयरेंस ऑफ 100 फुट हाई सोलर चैरियट विद 24 व्हील्स पुल्ड बाय 6 हॉर्सेस ऑल कार्व्ड फ्रॉम द स्टोन। ठीक है, तो ये आपको यहां पर देखने को मिलता है। built from the this rocks known as the Black Pagoda due to its dark color। नेक्स्ट आपका शॉर्ट न्यूज में, गवर्नमेंट रिड्यूसेस द टाइम लिमिट फॉर एडवांस टिकट बुकिंग फ्रॉम 120 टू 60 डेज फ्रॉम नवंबर 1। मकसद क्या था कि बहुत ज्यादा एडवांस बुकिंग चल रही थी। ठीक है, उसकी वजह से जो बिल्कुल आखिरी में जाकर जिनको ट्रेवल करना है, ट्रेन ट्रेवल करना है, उनको टिकट्स नहीं मिल पाती थी। और बहुत बार ऐसा देखा गया कि उनको टिकट नहीं मिल रही, वेटिंग वालों को टिकट नहीं मिल रही, और वैसे ट्रेन जो है खाली जा रही है। खाली जा रही है मतलब यहाँ वहां पर कुछ सीट्स हैं, क्योंकि आखिरी मोमेंट पे लोगों ने जाकर कैंसिल करा दी, क्योंकि 4 महीने पहले ही आपने टिकट बुक करा के रखी हुई है, 3 महीने पहले करा के रखी है, एंड मोमेंट पे कुछ आपको काम पड़ गया, आप नहीं जा पा रहे हैं, उस केस में आप टिकट कैंसिल कर रहे हैं, और जो आखिरी मोमेंट पे एक्चुअली में जाना चाहता है उसको टिकट नहीं मिल रही है। और उसकी वजह से बहुत ज्यादा वहां पर करप्शन भी देखने को मिलती है। ये सारी चीजों को कम करने के लिए, खत्म नहीं की जा सकती, कम करने के लिए जो है डेफिनेटली एक स्टेप लिया जा सकता है। और खत्म क्यों नहीं की जा सकती जब मैं बोल रहा हूं, उसके लिए और स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि कैंसिलेशन का टाइम और ये सारी चीजें आखिरी के 1 या 2 दिन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहले 60 दिन था, फिर इसको बढ़ाकर 120 दिन किया गया था, वापस 160 दिन किया गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कह लीजिए स्टेप लिया गया है। इंडियन रेलवे रिड्यूसेस एडवांस टिकट बुकिंग लिमिट टू 60 डेज फ्रॉम 120।
तो ये था आज का सेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। थोड़ा सेशन नेशनल न्यूज़ हमेशा एक्सटेंडेड रहता है, आई नो, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ रहती हैं। पूरे देश में इतनी सारी न्यूज़ हैं, उनको कवर करना, ठीक है, इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, इट्स अ चैलेंज। इसके बाद जो है हम बाकी 4 सेशंस लेकर आएँगे। रोज़ आपका 1 सेशन आएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।